गेम। दोस्तों, क्या आप काफी समय या हमेशा से ही सिंगल हैं? क्या आपको किसी को अप्रोच करना पहाड़ ढकेलने के बराबर लगता है? क्या आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हर रात पार्टी से घर अकेले नहीं लौटते, बल्कि किसी के साथ ही लौटते हैं? क्या आप सिंगल रह रह कर थक गए हैं? राइटर नील स्ट्रॉस की लिखी किताब द गेम आपको एक ऐसे गेम के बारे में बताएगी जो आपके जीवन से ऐसे सारे सवालों को मिटा देगी। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे करें किसी को अप्रोच और कैसे हर रात आप अपने घर अकेले ना लौटें। नील स्ट्रॉस की जर्नी के द्वारा ये बुक आपको सिखाएगी कि एक राइटर को कैसे अप एंड डाउन से जाकर खुद को ढूंढना पड़ा और कैसे आप भी राइटर की तरह खुद की मदद कर सकते हैं। ये बुक एक महान और बेस्ट पिकअप आर्टिस्ट नील स्ट्रॉस की ऑटोबायोग्राफी है। लेखक ने कभी ऐसी किताब लिखने के बारे में सोचा नहीं था, पर एक दिन उनकी बुक एडिटर का कॉल आया। उसने लेखक को 150 पेजेस के इंटरनेट में भटकते डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। ये डॉक्यूमेंट कुछ और नहीं बल्कि हाउ टू गेट गर्ल्स लेट की गाइड थी, जिसमें बहुत सारे पिकअप आर्टिस्ट ने अपने ज्ञान का भंडार कैद कर रखा था और तकरीबन 10 सालों से आर्ट ऑफ सिडक्शन को विज्ञान के जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे। जब लेखक ने इस गाइड को पढ़ना शुरू किया तो उनकी जिंदगी बदल गई। लेखक का कहना है कि अपने बीते टीनेज ईयर्स का उन्हें सिर्फ एक रिग्रेट है, पढ़ाई या माँ बाप की शिकायतों का नहीं, बल्कि सिर्फ ये है कि उन्होंने ज्यादा लड़कियों से बात नहीं की, ज्यादा लड़कियों को डेट के लिए नहीं पूछा। ऐसा नहीं था कि वो लड़कियों के बारे में सोचते नहीं थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर ऐसा कैसे करना है। और अब बहुत सारे लड़के लेखक के साथ अपना ये रिग्रेट शेयर करते हैं। नील स्ट्रॉस कोई बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। हाँ, उनको गंजा तो नहीं कहा जा सकता, पर उनका हेयर फॉल कोई कम रेट से नहीं हो रहा था। बचपन से ही वो काफ़ी शाई किस्म के इंसान थे और लड़कियों से बात करने में कतराते थे। नौकरी के कारण अक्सर वो मैरिलिन मैनसन और मोटले क्रू जैसे खूबसूरत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते, पर किसके आगे बात ही नहीं बढ़ती। दिक्कत ये नहीं थी कि उन्हें कभी कोई मिलता नहीं था। दिक्कत ये थी कि जब भी कोई एक रात के लिए मिलता था तो वो उसे 2 साल लंबा खींच देते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ऐसे चांसेस उनकी लाइफ में बहुत ही कम आएंगे। लेखक की मुलाकात कॉलेज में एक डस्टिन नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक पार्टी में ये बंदा, जो कि ना तो अमीर था, ना तो हैंडसम, ना तो वेल हाइटेड, चार चार लड़कियों के साथ कैसे दोस्ती बढ़ा सकता है। जब लेखक ने डस्टिन के साथ और टाइम स्पेंड किया तो उन्हें समझ में आया कि डस्टिन के पास एक पावर थी, औरतों को ऐसी फैंटेसी एक्सपीरियंस कराना जिसकी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी हो। उस हाउ टू गेट लेड गाइड से उन्हें एक ऐसे ऑनलाइन सिडक्शन न्यूज़ ग्रुप्स के बारे में पता चला जहां 50 डस्टिन मौजूद थे। ये डस्टिन्स के द्वारा लेखक ने पिकअप आर्टिस्ट की दुनिया की वोकैबुलरी सीखी। उन्हें यह जानने को मिला कि डस्टिन के तरीके कोई इंटरनेट फेनोमेनन नहीं थे, बल्कि लाइफ जीने का एक वे था। ये बुक आपको डस्टिन बनने में हेल्प करेगी, क्योंकि लेखक को पता था कि केवल वो गाइड पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो जब उन्हें एक बहुत ही फेमस पिकअप आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिला, तब उन्होंने ये चांस नहीं गंवाया। ये बुक आपके लिए एक नई दुनिया खोल देगी। ये बुक समरी आपको सिर्फ एक बेहतर पिकअप आर्टिस्ट ही नहीं बनाएगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी मदद करेगी। ये बुक आपको सिखाएगी जो लेखक ने उस पिकअप आर्टिस्ट से सीखा और अपनी जिंदगी में फॉलो किया। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं राइटर नील स्ट्रॉस की ऑटोबायोग्राफी की बुक समरी। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। तो चालू कैसे करें? एक ब्रिलियंट पिकअप आर्टिस्ट जो सिडक्शन न्यूज़ ग्रुप में मिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, उसने ये दावा किया था कि वो अपनी वर्कशॉप के ख़त्म होते होते तक अपने स्टूडेंट्स का स्कोर 50 लड़कियों तक बढ़ा देगा। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब हमारे लेखक मिस्ट्री की वर्कशॉप में गए तो क्या हुआ। मिस्ट्री का गोल बचपन से ही पिकअप आर्टिस्ट बनना नहीं था, वो एक बड़ा जादूगर बनना चाहते थे। मिस्ट्री कई बर्थडे पार्टीज और कॉरपोरेट इवेंट्स में अपना टैलेंट दिखाने जाते थे, पर यह सब के बीच उनकी सोशल लाइफ काफ़ी बेकार हो गई थी। वो 21 की उम्र तक वर्जिन थे और ये बात उन्होंने खाई जा रही थी, और तब उन्होंने सोशल डायनेमिक्स के पजल को सुलझाना चालू किया। पिकअप आर्टिस्ट के न्यूज़ ग्रुप में सबसे लंबे पोस्ट मिस्ट्री के ही रहते थे और उनके पोस्ट बताते थे कि लड़कियों से सोशल गैदरिंग्स में कैसे मिला जाए और उन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जाए।
मिस्ट्री के मॉडल्स और स्ट्रिपर्स के साथ बिताई गई हर एक सुहानी रात के किस्से इन पोस्टों में इंटीमेट डिटेल्स में दिए गए होते थे। इन्हीं पोस्टों के जरिए मिस्ट्री सिडक्शन के बारे में फ्री एडवाइजेस भी देते थे। इस पिकअप आर्टिस्ट के न्यूज़ ग्रुप में लेखक स्टाइल नाम से जाने जाते थे। स्टाइल को डर था कि किसी को पता न चल जाए कि उन्हीं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अपनी तक ही रखी। हालांकि उनका कॉन्शियस भी उन्हें कोई ख़ास परमिशन नहीं दे रहा था, पर वो दिन आखिर आ ही गया जब स्टाइल मिस्ट्री की वर्कशॉप में सबसे पहले पहुंच गए। मिस्ट्री कोई बहुत अट्रैक्टिव इंसान नहीं थे, पर उनका कॉन्फिडेंस खुद ही बोल रहा था। मिलते ही मिस्ट्री ने यह क्लियर कर दिया था कि उनका काम अपने स्टूडेंट्स को गेम में शामिल करना है। स्टाइल को समझ आ गया था कि वो इस वर्कशॉप से कुछ न कुछ तो ज़रूर सीख कर जाएंगे। मिस्ट्री का सबसे पहला लेसन था कि जब भी किसी लड़की को अप्रोच करें तो अपने इमोशंस में ट्रस्ट नहीं करें। उनका कहना था कि इमोशंस सारा गेम बिगाड़ देते हैं। कभी कभी तुम्हें शाई या सेल्फ कॉन्शियस फील होगा, पर तुम्हें अपने इमोशंस को ठीक उसी प्रकार हैंडल करना है जैसे जूते में घुसा हुआ एक पत्थर। चाहे जितना अनकंफर्टेबल हो उसे इग्नोर करो। मिस्ट्री के लिए ये एक गेम था। मिस्ट्री की बताई गई बातें काफ़ी डिफ़िकल्ट तो लग रही थी, पर मिस्ट्री ने अपना मिस्ट्री मेथड पहले ही बता दिया था। अगर तुम वही करोगे जो तुम आज तक करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। स्टाइल के पास बदलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मिस्ट्री ने अल्फ़ा मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। वो कुछ इस तरह हैं: कॉन्फिडेंस, स्माइल, वेल ग्रूम्ड, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना। उनका कहना था कि जैसे ही तुम किसी गैदरिंग में घुसते हो, गेम चालू हो जाता है। इसलिए अपनी सबसे अच्छी स्माइल अपने चेहरे पर चिपका कर ही रूम में एंटर कीजिए। आपकी स्माइल ये बताती है कि आप एक मज़ेदार, खुश मिजाज व्यक्ति हैं, और सबसे ज़रूरी कि आप कोई हैं। फिर मिस्ट्री ने अपने स्टूडेंट्स को अपनी ग्रुप थ्योरी के बारे में बताया। मान लीजिए कि आपको किसी ग्रुप में कोई लड़की पसंद आ गई, तो ग्रुप में एंटर करते ही आपको उस लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है, पर उसके आसपास के लोगों, स्पेशली लड़कों से बहुत अच्छे से बातें करनी है। वो लड़की जिसे आप टारगेट कर रहे हैं उसे ऐसा दिखाइए कि आपको उसकी खूबसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस लड़की की हल्की सी तारीफ जो कि तारीफ जैसी ना लगे, ऐसा करना ना भूलें। मिस्ट्री ने एक और थ्योरी के बारे में बताया। इस थ्योरी का नाम पीकॉक थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आपको एक बहुत ही अलग और डिज़ायरेबल लड़की को अट्रैक्ट करना है तो आपको भी अलग दिखना पड़ेगा। या तो अपना अलग हेड पहन लीजिए, या तो अपने नेल्स पेंट कर लीजिए, कुछ ऐसा जो आपको बाकियों से अलग दिखाए और ये भी इंडिकेट करे कि आप बाकियों से अलग दिखने में कॉन्फिडेंट हैं। याद रखिए, अगर आप एवरेज दिखेंगे तो आपको एक एवरेज लड़की ही मिलेगी। लड़की से मिलते ही सबसे पहली लाइन को मिस्ट्री ओपनर कहते हैं। ओपनर लाइन ऑलरेडी तैयार रहनी चाहिए। आप लड़की से मिलते ही ये पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि जादू वाकई काम करता है, या क्या तुमने उन दो लड़कियों को देखा जो बाहर आपस में लड़ रही थीं? स्टाइल को समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसी लाइंस और ऐसी थ्योरी से कितना ही फर्क पड़ेगा, पर जब मिस्ट्री ने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया तो स्टाइल स्पीचलेस हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो स्टाइल ने सीखा वो ये था कि कभी भी किसी लड़की को डायरेक्ट इशारे नहीं देने, बल्कि कम से कम 8 मिनट इंतज़ार करने और कराने के बाद ही इशारों की शुरुआत करें। तो ये तो थे मिस्ट्री के कुछ सबक। आने वाले एपिसोड्स में हम और बारीकी से जानेंगे कि कैसे हम खुद को लड़कियों के सामने प्रेजेंट करें। तो दोस्तों बने के बाद क्या करें। स्टाइल की लाइफ में सिर्फ एक एरिया जहां उन्हें लगता था कि वो कुछ भी नहीं, बस फेलियर है, वो था अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना। इसलिए जब मिस्ट्री वर्कशॉप में लेसन्स दे रहे होते थे तो स्टाइल एक एक शब्द अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होते थे। जब भी स्टाइल के दिमाग में कोई डाउट आता तो वो पूछना कभी नहीं भूलते थे। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे बात आगे बढ़ाएं। मिस्ट्री ने बताया कि जब जब आपके मन में डाउट आए कि ये आपको करना चाहिए या नहीं, तब वो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके मन में आता है कि आपको उस लड़की को किस करना चाहिए या नहीं, तो मतलब आपको करना चाहिए। मिस्ट्री इस टेक्निक को फेस शिफ्ट का नाम देते हैं। फेस शिफ्ट से पहले हमें IOI का इंतज़ार करना है। IOI मतलब इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट। अगर सामने से सवाल आए कि क्या आप सिंगल हैं या आपका नाम क्या है, तो या तो कुछ ऐसा कि जब आप उसके हाथ पकड़कर दबाएं तो वो बराबर हाथ दबा के रिस्पॉन्ड करे, तो मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है।
कम से कम 3 IOIS का इंतज़ार करें। तो अब बात आती है कि किस कैसे करना है। मिस्टी ने बताया कि किस नहीं करना, बल्कि सिर्फ पूछना है कि क्या आप किस करना चाहेंगे। सामने से 3 जवाब आने के चांसेस हैं। या तो हाँ बोलेगी, जो कि बहुत ही कम होता है, या तो शायद बोलेगी, या थोड़ा हेसिटेट करेगी, जिससे कि आपको उसे सजेशन देना है कि क्यों ना हम करके पता लगाएं। अगर सामने से सीधा नो आया तो ये बोलना है कि मैंने कब बोला कि तुम कर सकती हो, मैंने तो बस वो बोला जो मुझे लगा कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वर्कशॉप के आखिरी दिन में स्टाइल, मिस्ट्री और उसके विंगमैन और अन्य स्टूडेंट्स के साथ निकल लिए एक लॉस एंजलिस के बार में प्रैक्टिकल करने। स्टाइल इस बार में अक्सर मैकेनिकल बुल में राइड करने के लिए ही आते थे, पर आज जब वो मैकेनिकल बुल की तरफ जा ही रहे थे कि उनका ध्यान एक लड़की जो 2 लड़कों के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी उधर गया। स्टाइल ने ग्रुप थ्योरी से लेकर ओपनर्स और पीकॉकिंग सब ट्राई कर लिए और कामयाब भी रहे, पर ज्यादा देर तक नहीं। सिन, मिस्ट्री के विंगमैन ने एक और टेक्निक सिखाई थी, कीनो, यानी कि मौका मिलते ही कंधे में हाथ डालना है। सिन का कहना था कि टच इंसानों को बहुत पसंद होता है और ये टेक्निक इस गेम में जादू की तरह काम करती है। जब स्टाइल ने कीनो का इस्तेमाल किया तो लड़की ने उनका हाथ हटा दिया और स्टाइल ने गलती ये की कि उन्होंने दोबारा कीनो का यूज़ किया। इस बार तो लड़की ने दूसरे लड़के से बात करना चालू कर दी। और फिर होना क्या था? हुआ ये कि भले ही स्टाइल को लड़की का नंबर मिल गया, पर मिस्ट्री उनसे इम्प्रेस नहीं थे। तब मिस्ट्री ने स्टाइल को नई थ्योरी के बारे में बताया, कैट स्ट्रिंग थ्योरी। उन्होंने बताया कि कैसे एक लटकती हुई स्ट्रिंग बिल्ली का अटेंशन केंद्रित करके रखती है, पर जैसे ही वो स्ट्रिंग जमीन में गिरती है बिल्ली उसे छोड़ देती है। उसका इंटरेस्ट उस स्ट्रिंग में खत्म हो जाता है। ठीक उस स्ट्रिंग की तरह जब स्टाइल ने अपने आप को लड़की को दे दिया, लड़की का इंटरेस्ट खत्म हो गया। जब लड़की दूसरे लड़के से बात करने लगी थी, वही टाइम था जब स्टाइल को रास्ता बदल लेना था। आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे आप एक इनाम हो, एक ट्रॉफी हो। वर्कशॉप खत्म होने के बाद मिस्ट्री ने वर्कशॉप को 13 डिटेल्ड स्टेप्स के फॉर्मेट में न्यूज़ ग्रुप में पोस्ट किया। इसी पोस्ट ने एक पिकअप आर्टिस्ट रोज जेफरीज का अटेंशन खींच लिया, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न सेडक्शन भी कहलाते थे। रोज ने 1988 में एक स्कूल चालू किया था जो कि स्पीड सेडक्शन नाम से जाना जाता था। अब बिजनेस चाहे पिकअप आर्टिस्ट का हो या कार बनाने वाले का, सब अपने कॉम्पिटिटर्स में कड़ी नजर रखते हैं। मिस्ट्री की इस वर्कशॉप को लेकर काफी सवाल उठे। स्पेशली मिस्ट्री के दुश्मन जेफरीज जानना चाहते थे कि क्या ये क्लासेस उनके टक्कर की हैं और कैसे इसे डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। स्टाइल ने मिस्ट्री की वर्कशॉप का एक लंबा रिव्यू पोस्ट किया। साथ में स्टाइल ने एक विंगमैन के रिक्वायरमेंट का भी अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि वो सारी चीज़ें फॉलो करना चाहते थे जो मिस्ट्री करते थे। और वर्कशॉप के अंत में जब मिस्ट्री ने उन्हें बोल दिया था कि तुम हमारे जैसे ही बनोगे, स्टाइल को अपनी काबिलियत का अंदाज़ा हो गया था। रिव्यू और अनाउंसमेंट के इंटरनेट में लाइव होते ही स्टाइल को रॉस जेफरीज के एक स्टूडेंट ग्रिम्बल नाम के पिकअप आर्टिस्ट का ईमेल आया। ग्रिम्बल ने स्टाइल को सार्जिंग में जाने का इनविटेशन दिया था। सार्जिंग एक पिकअप आर्टिस्ट टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है लड़कियों को पिकअप के लिए अप्रोच करना। स्टाइल ने हाँ कर दिया और ग्रिम्बल के जरिए फिर हुई उनकी मुलाकात स्पीड सेडक्शन के टीचर रॉस जेफरीज से। स्टाइल रॉस जेफरीज के साथ कुछ दिन बिताकर इम्प्रेस हुए ही थे कि उन्हें एक और नया मौका मिला, जब उनके फ्रेंड सिन, जो मिस्ट्री के विंगमैन थे, उनका कॉल ये बताने के लिए आया कि अब वो पिकअप आर्टिस्ट का काम छोड़कर एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हैं और मिस्ट्री स्टाइल को अपना नया विंगमैन बनाना चाहता है। दिसंबर में मिस्ट्री नई वर्कशॉप के लिए जा रहे थे, पर मौका चाहे कितना ही अच्छा था, स्टाइल को अपने कॉलेज फ्रेंड मार्को से मिलने बेलग्रेड जाने का ठीक उसी दौरान याद आया था। और ना तो वो मिस्ट्री के साथ ये मौका खो सकते थे और न ही मार्को को मना कर सकते थे। तो दोस्तों, स्टाइल ने आखिरकार मिस्ट्री को बेलग्रेड जाने के लिए कन्विंस कर दिया था। पर बेलग्रेड निकलने से पहले स्टाइल को अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। अब जनाब मिस्ट्री के विंगमैन जो बनने वाले थे, स्टाइल ठीक सिन की तरह एक परफेक्ट विंगमैन बनना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वर्कशॉप में मिस्ट्री के स्टूडेंट्स उनको मजाक की तरह लें। इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कैसे स्टाइल ने लगकर अपने आप को ट्रेन किया और फिर बेलग्रेड गए। स्टाइल को पता था कि इस वर्कशॉप के लिए उन्हें नील स्ट्रॉस को मारना पड़ेगा और स्टाइल बनना पड़ेगा।
मन और तन दोनों से, और वो भी मात्र 6 हफ्तों में। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और लग गए अपने आप में बदलाव लाने में। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज, फ्लर्टिंग और सेक्सुअल टेक्निक की बुक्स पढ़ना चालू कर दी, अपने आप को यह यकीन दिलाने के लिए कि औरतें भी उतना ही ज़्यादा सेक्स चाहती हैं जितना आदमी। उन्होंने औरतों की सेक्सुअल फैंटेसीज की एंथोलॉजीज पढ़ना चालू कर दी। डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी तरह करने के लिए स्टाइल ने मार्केटिंग बुक्स भी पढ़नी शुरू कर दी। ग्रिम्बल के द्वारा भेजी गई वीडियोस से उन्हें पता चला कि लाइंस और पैटर्न्स में क्या फ़र्क होता है। लाइंस छोटे कमेंट्स होते हैं जो हम लड़कियों को देते रहते हैं। पैटर्न्स लंबी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो मेनली लड़कियों का सेक्सुअल इंटरेस्ट जगाने के लिए बनाई जाती हैं। इसी दौरान स्टाइल ने मिस्ट्री की कुछ मैजिक ट्रिक्स भी सीखना चालू किया। उन्होंने तकरीबन $150 की मैजिक से रिलेटेड बुक्स और वीडियोस खरीदे। मिस्ट्री की पिछली वर्कशॉप में उन्हें यह तो समझ आ गया था कि किसी भी लड़की का अटेंशन गेन करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हुए बाकी 20 लड़कों ने नहीं किया है। उन्हें अपनी वैल्यू शो करनी पड़ेगी। उन्हें यकीन था कि अगर वो जादू और अपने दिमाग से किसी चम्मच को बेंड करके भी दिखा देंगे तो लड़की अपने आप खींची चली जाएगी। वैल्यू शो करने के लिए स्टाइल ने हैंड राइटिंग एनालिसिस की बुक भी खरीदी। स्टाइल उन 6 हफ्तों में ना अपने फ्रेंड्स, ना अपनी फैमिली और ना ही अपने वर्क कलीग से मिले। वो दिन के 18 घंटे काम कर रहे थे। जो भी पढ़ते सबके नोट्स बनाते और ऐसे रूटीन्स और स्टोरीज डेवलप करते जिन्हें वो फील्ड में ट्राई कर सकें। मैजिक ट्रिक्स के अलावा स्टाइल ने बॉडी लैंग्वेज की बुक्स भी पढ़ना चालू कर दी। चलने के स्टाइल से लेकर सीना कितना तान के रखना है, स्टाइल सब में ध्यान दे रहे थे। किस रफ्तार में बात करनी है, किस पिच में बोलना है, स्टाइल सब एनालाइज कर रहे थे और सुधार भी ला रहे थे। जितना उनसे खुद से हो सका उन्होंने किया। फिर इसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर टेक्निक का कोर्स ज्वाइन करा, जहां उन्होंने अपने पोस्चर को सही रखने में हेल्प मिली। मिस्ट्री की पीकॉकिंग थ्योरी याद रखते हुए स्टाइल हमेशा अपने फैशन में कुछ अलग सा ऐड करते थे। कभी कोई नेकलेस, कभी कोई रिंग, कभी कोई हैट, कभी फेक पियर्सिंग। ग्रिम्बल और रॉस के साथ स्टाइल अक्सर बाहर कुछ न कुछ नया सीखने जाते रहते थे। उन्हें समझ आ गया था कि लड़कियों को मामूली कैसी हो और पैसे कमाने के लिए क्या करती हो ऐसे सवाल नहीं पसंद आते थे। लड़कियां कुछ अलग ढूंढ रही थीं, कुछ एडवेंचरस, और हमारे पैटर्न्स और रूटीन्स उन्हें वो अलग एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार थे। घर वापस लौटते ही स्टाइल अपने पूरे दिन का एनालाइज करते कि कहाँ पर वो बेहतर हो सकते हैं और कहाँ उन्हें मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। इन्हीं सब के बीच स्टाइल ने डेलन कुर्तीज जैसी अच्छी मॉडल से भी मुलाकात की और उनका नंबर लेने में भी कामयाब रहे। पर लो कॉन्फिडेंस ने उन्हें कभी हिम्मत ही नहीं दी कि वो कॉल कर सकें। बाहर जाने से टाइम के साथ कॉन्फिडेंस राइट और टाइट हो गया था। इसी के चलते स्टाइल ने एक बार एक लड़की को अपनी मैजिक ट्रिक से प्रभावित करके सारी थ्योरीज में सफल रहे थे। यहाँ तक कि वो उस लड़की और उसके कॉन्सेंट के साथ उसके होटल रूम तक भी पहुँच गए थे। पर जब लड़की ने अपने जूते उतारे और कमरा सड़ी हुई चीज़ की बात से भर गया, तब उन्हें याद आया कि मिस्ट्री ने उन्हें बताया था कि अगर फर्स्ट मीटिंग और सेक्स के बीच में 7 घंटे का फर्क नहीं है तो समझ लो कुछ गड़बड़ जरूर है। फाइनली मिस्ट्री और स्टाइल पहुंचे बेलग्रेड। यहाँ स्टाइल ने मिस्ट्री की मुलाकात अपने फ्रेंड मार्को से कराई। मार्को मिस्ट्री से बहुत इम्प्रेस्ड नहीं था, बल्कि उसने स्टाइल को काफ़ी बार चेतावनी दी कि मिस्ट्री उन दोनों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। पर स्टाइल मार्को की एक न माने, और जब मिस्ट्री ने स्टाइल को बाल पूरी तरीके से शेव करने को बोला और थोड़ा टैनिंग कराने को बोला तो थोड़ा हेसिटेशन के बाद स्टाइल करा लिए। अब चेंज्ड लुक्स को देखकर वो बस यही सोच रहे थे कि ये ख्याल उनके दिमाग में पहले कभी क्यों नहीं आया। मिस्ट्री के बारे में जानते ही मार्को ने स्टाइल को एक लड़की के बारे में बताया और बोला कि उसके ऊपर नज़र भी मत डालना। स्टाइल कुछ नहीं बोलते, अगर सिर्फ वो लड़की के साथ मार्को का एक किस भी हुआ होता। जब मार्को ने एक्सक्यूज़ में ये बोला कि वो लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है बल्कि कुछ अलग है, तो स्टाइल समझ गए थे कि मार्को AFC की एक बीमारी से गुजर रहे थे। AFC मतलब एवरेज फ्रस्ट्रेटेड चंप है। AFC वो लोग कहलाते हैं जिनके पास ना तो कोई पिकअप स्किल्स होती हैं और ना ही औरतों को अट्रैक्ट करने का टैलेंट। पिकअप आर्टिस्ट इस बीमारी को वन आइटिस नाम दिए थे।
ये वो बीमारी है जब कोई AFC, एक ही लड़की जिसके साथ ना तो वो डेट के लिए गए होते हैं और ना ही सेक्स के लिए, वो उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और इसी कारण वो उसके आसपास इतना नीडली और नर्वस बिहेव करते हैं जिसके कारण वो लड़की खुद ब खुद दूर भागने लगती है। स्टाइल ने इस बीमारी का इलाज ये बताया है कि आप कम से कम दर्जन भर लड़कियों को डेट करें और फिर वापस आकर देखें कि ये लड़की क्या अब भी आपको उतनी ही खास लगती है या नहीं। स्टाइल इस वर्कशॉप में अक्सर एक बैग ले जाते थे। उनका कहना था कि ये बैग आप हर एक पिकअप आर्टिस्ट के पास देखेंगे। इस बैग में काफ़ी सारी चीज़ें रहती थीं, जैसे कि च्युइंग गम का एक पैकेट कॉन्डोम्स, एक पेंसिल, एक पेन, एक नोटबुक, मैजिक ट्रिक्स के लिए, पीकॉकिंग के लिए एक फेक पियर्सिंग या कोई अलग सा नेकलेस या रिंग, रूटीन्स और पैटर्न्स की चीट शीट, लिप बाम और अन्य मेकअप का सामान। इस वर्कशॉप में मिस्ट्री को 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। मिस्ट्री तो अपना पुराना काम कर ही रहे थे, पर स्टाइल मिस्ट्री के पुराने विंगमैन सिन का काम कर रहे थे और जब भी वो कोई भी लड़की का नंबर लेने में कामयाब होते, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाता। वो इतने प्रो हो गए थे कि वो अब मिस्ट्री के साथ मिलकर उनके स्टूडेंट्स को सुझाव देते कि कैसे वो लड़कियों से मिलते समय आगे की तरफ झुके थे, कि कैसे उन्हें हमेशा लड़कियों को अपनी वैल्यू की कद्र करवानी है। मिस्ट्री ये भी बताते हैं कि किसी भी लड़की को पाने के लिए तुम्हें उसको खोने का रिस्क लेना ही पड़ेगा। स्टाइल का असली कॉन्फिडेंस तब बूस्ट हुआ जब मार्को की वो एक क्रश स्टाइल के साथ फ्लर्ट करने लगी। स्टाइल का अपनी पिकअप स्किल्स पर और भरोसा बढ़ गया। तो दोस्तों, अगले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि स्टाइल ने बाकी पिकअप टीचर से क्या सीख ली। टीनेज ईयर्स से जब भी स्टाइल की आंख की पलक टूट के गिरती या घड़ी में 11:11 का टाइम शो होता, स्टाइल की सिर्फ एक ही विश होती कि वो किसी भी औरत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। वो सपने देखते थे कि सिडक्टिव एनर्जी उनकी बॉडी में तेजी से एंटर कर रही है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। वो सिनर्जी ठीक पानी की हल्की बूंदाबांदी की तरह आती और स्टाइल बाल्टी लेकर एक एक बूंद के लिए इधर से उधर भाग रहे होते थे। पर बेलग्रेड की वर्कशॉप के बाद ऐसा नहीं रहा। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि स्टाइल हर टीचर से क्या क्या लेसन सीखते थे। मिस्ट्री के नए विंगमैन स्टाइल के चर्चे हर जगह फैल गए थे। सिडक्शन न्यूज़ ग्रुप से लेकर जगलर नाम के एक महान पिकअप आर्टिस्ट ने स्टाइल की तारीफ की। इसी नाम के चलते स्टाइल को रॉस जेफरीज ने खुद कॉल करके अपने एक सेमिनार में इनवाइट भी किया था। स्टाइल कुछ यही चाहते थे। मिस्ट्री की नेक्स्ट वर्कशॉप मियामी में थी और उसके लिए अभी 2 महीने बाकी थे। इस बार फिर से स्टाइल मिस्ट्री के स्टूडेंट्स को और अच्छे से इम्प्रेस करना चाहते थे, पर इस बार वो मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि लाइफ में लोग अच्छी चीज़ों का उनके पास खुद चल के आने का इंतज़ार करते हैं और वेट करने के कारण लोग मौके खो बैठते हैं। अक्सर आपको जो चाहिए होता है वो आपकी गोद में कभी भी नहीं गिरता, वो कहीं आपके आसपास ही गिरता है। ज़रूरी ये है कि आप उस मौके को पहचानें और अपनी जगह से उठकर उस मौके को पाने के लिए टाइम और एफर्ट लगाएं। स्टाइल ने इस बार कुछ ऐसा ही करने का ठाना। मौका पाने के लिए टाइम और एफर्ट देने का ठाना। वो किसी एक चीज़ को फॉलो करने वालों में से नहीं थे। वो अलग अलग सोर्सेस के सारे मेथड्स और टेक्निक्स जानना चाहते थे और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि स्टाइल ने बाकी PUA से क्या सीखा। तो शुरुआत करते हैं जगलर से। जगलर नाम के एक PUA सिडक्शन न्यूज़ ग्रुप में काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते थे। स्टाइल का कहना था कि जगलर एक ओरिजिनल PUA थे। वो अपने आप को चैलेंज करने के लिए इस गेम का लेवल डिफ़िकल्ट कर देते थे। वो लड़कियों को ये बताते घूमते थे कि वो कचरा उठाने वाले हैं और इसी कारण जब जगलर ने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप अनाउंस की तो स्टाइल पहुंच गए। जगलर ने सिडक्शन न्यूज़ ग्रुप में एक नई पोस्ट डाली जिसका टाइटल था फील्ड रिपोर्ट, द सिडक्शन ऑफ स्टाइल। इस पोस्ट में जगलर ने मेंशन किया कि मिलने से पहले सिर्फ फ़ोन कॉल से उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि स्टाइल काफ़ी जल्दी बात करता है। जगलर की थ्योरी थी कि या तो स्टाइल वेयरडो है, जैसे अपनी बात बताते समय ये डर रहता था कि सामने वाला इंटरेस्ट ना खो दे, तो वो जल्दी जल्दी बातें करता था, या तो स्टाइल एक अच्छा राइटर था जिसके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही होती हैं और वो सब बाहर निकालना चाहता था। जगलर को स्टाइल की ये चीज़ अच्छी लगी
कि वो ना तो सिर्फ स्टाइल की स्ट्रेंथ देख सकते थे बल्कि खामियां भी। जगलर का कहना था कि हमें ऐसे लोग पसंद नहीं आते जिनकी कोई खामियां नहीं दिख रही हों। उन्हें पसंद आया कि स्टाइल एक अच्छे लिसनर थे, वो वाकई में कुछ सीखने आए थे। इस फील्ड रिपोर्ट में जगलर ने अपनी कुछ टीचिंग्स भी मेंशन की, जैसे कि किसी भी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए या तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, पर स्टेटमेंट्स इंटीमेट और कॉन्फिडेंट होने चाहिए, जैसे आप किसी अपने पुराने दोस्त से बात करने में देते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स जिन्हें सुनकर सामने वाला भी अपने किस्से आपसे शेयर कर सके। अब बात करते हैं दूसरे PUA की। जगलर की वर्कशॉप से लौटते ही स्टाइल को खुद रॉस जेफरीज ने कॉल करके अपने सेमिनार का इनविटेशन दिया। जब स्टाइल रॉस के सेमिनार में गए तब उन्हें पता चला कि रॉस चाहते थे कि स्टाइल उन्हें अपना टीचर मान ले। रॉस ने ऐसा सेमिनार और सेमिनार के बाद लंच तक किया। वो मन से चाहते थे कि स्टाइल उनके नक्शे कदम को फॉलो करें। रॉस के उस सेमिनार में स्टाइल ने सीखा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइन को किसी और के नाम से कोड करने में क्या फ़ायदा है। जैसे कि अगर आप किसी पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे कि मेरा एक दोस्त बोल रहा था, इससे आपके ऊपर से जजमेंट्स के बादल हट जाएंगे। रॉस ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पिकअप आर्टिस्ट को एक बेस दिया। अपनी सबसे पहली किताब हाउ टू गेट द वुमेन यू डिज़ायर इनटू बेड, अ डाउन एंड डर्टी गाइड टू डेटिंग एंड सिलेक्शन फॉर द मैन हु इज फेड अप विद बीइंग मिस्टर नाइस गाय से। पर इस किताब के लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। रॉस जिस तरह से स्टाइल की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे थे, सिन ने एक दिन स्टाइल को वार्न किया कि रॉस उनका मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ कर रहा है। पर स्टाइल ने सिन की बातों में ज़्यादा गौर नहीं किया। रॉस ने पहले स्टाइल को अपनी टीचिंग्स के बदले जाने पहचाने लोगों से मिलवाने का वादा मांगा था और इसीलिए स्टाइल ले गए रॉस को एक अच्छी जानी पहचानी एक्ट्रेस मोनिका की बर्थडे पार्टी में। पर वो पार्टी एक डिजास्टर में बदल गई क्योंकि रॉस एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें क्लासी लोगों के बीच ले जाया जा सकता था। वो पूरे टाइम अपनी पिकअप स्टोरी सुना रहे थे और कार्मेन इलेक्ट्रा के पीछे पड़े हुए थे। स्टाइल को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी रॉस को ऐसी जगह नहीं ले जाएंगे। तीसरे पिकअप आर्टिस्ट जिससे स्टाइल मिले उनका नाम था डेविड डी एंजेलो। इस PUA में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, ना तो ये दिखने में हैंडसम था और ना ही इसकी पर्सनैलिटी में कोई करिश्मा झलकता था। पर यह इंसान स्टाइल को बहुत डेंजरस किस्म का लगा क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज था। उसके सेमिनार से पता चल रहा था कि उसने इस सेमिनार की प्रिपरेशन काफ़ी महीनों से की है। उसकी पूरी स्क्रिप्ट ये ध्यान रखते हुए लिखी गई थी कि किसी को पिकअप आर्टिस्ट के काम से कोई ठेस न पहुंचे। डेविड ने बताया कि वो सिलेक्शन नहीं बल्कि अट्रैक्शन की बात करने वाले हैं। स्टाइल को पसंद आया कि रॉस की तरह डेविड ने एक बार भी अपने राइवल्स का जिक्र नहीं किया और स्टाइल ने यह ऑब्जर्व किया कि डेविड एक बहुत अच्छे मार्केटर थे। सेमिनार के लंच में स्टाइल की मुलाकात रिक एच से हुई। रिक डेविड के रूममेट थे और एक मास्टर PUA भी जो बाइसेक्सुअल औरतों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जाने जाते थे। रिक एच के औरतों के लिए 2 रूल्स थे। पहला, कोई भी अच्छा काम अनपनिश्ड नहीं जाता। दूसरा, हमेशा अच्छे आंसर्स दीजिए। किसी भी सवाल का सीधा आंसर तो बिल्कुल मत दीजिए। कोई अगर आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो उसे बताइए कि आप सिगरेट लाइटर रिपेयरमैन हैं या कुछ और, पर अलग। उस दिन स्टाइल ने यह भी सीखा कि जिन लोगों को अपनी आवाज़ पसंद है वो लोग औरतों के साथ बेहतर व्यवहार कर पाते हैं। इस थ्योरी को बिग माउथ थ्योरी कहा जाता है। उन 2 महीनों में स्टाइल ऐसे भी लोगों से मिले जो मजिशियन नहीं बल्कि हिप्नोटिस्ट थे। इन मास्टर PUA के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जानेंगे फनी वेट्रेस टेक्निक्स और 2 हिप्नोटिस्ट PUA के मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में। जहां मिस्ट्री हमेशा अंडरग्राउंड रहने को बोलते थे, वहीं एक 40 साल का कैनेडियन राइटर जेन ये दिखाना पसंद करता था कि वो लेडीज मैन है। जेन ने एक बार सिडक्शन न्यूज़ ग्रुप में एक पोस्ट डाली जिसका सब्जेक्ट था जेन्स कॉकी फनी वेट्रेस टेक्निक। जेन ने बताया कि उसका मेथड बहुत ही सिंपल था। उसके हिसाब से हर दूसरी औरत को वो अट्रैक्टिव लगता था और हर दूसरी चीज़ को जो एक औरत करती है वो IOI था।
उसका कहना था कि जब तुम इन दो चीज़ों में बिलीव करने लगोगे तो सामने वाला भी इसमें बिलीव करने लगेगा। जैन ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि एक औरत की वीकनेस लैंग्वेज और वर्ड्स होते हैं, और फॉर्चुनेटली राइटर होने के कारण जैन के ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। अब आते हैं फनी वेट्रेस टेक्निक्स में। ये एक ऐसी टेक्निक है जब आप कभी किसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गए हों और आपको वो सुंदर महिला जो कि वेट्रेस है उसे पिकअप करना है। जब वो वेट्रेस आपकी टेबल में आए और पूछे कि आप क्या खाना या पीना पसंद करेंगे, उसे कुछ चंद सेकंड्स के लिए इग्नोर करें। उसके बाद उसकी तरफ देखें और उसे ऐसे देखें कि जैसे आप पहली बार नहीं मिल रहे हों, जैसे आपको इस वेट्रेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो। एक बार अपनी नज़र उसकी पूरी बॉडी में डालिए, सिर्फ उतने ही समय के लिए जितने समय में वो नोटिस कर ले। फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देखिए। इसके बाद उसे बताइए कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? जिसके बदले में वो आपसे आपका नाम भी पूछेगी और इससे आप दोनों के बीच थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाएगी। इस टेक्निक में आपको हमेशा फ़नी बिहेव करना है और उससे कॉकी सवाल करने हैं, तब तक कि जब तक आप उससे इतने फेमिलियर ना हो जाएं कि आप कहीं अकेले में उसका नंबर ले सकें और आपको उसके द्वारा दूसरी वेट्रेस भी पहचानने लगें। अगले मास्टर PUAs थे स्टीव पी और रसपुटिन। ये ऐसे पिकअप आर्टिस्ट थे जिनके बारे में लोग सिडक्शन कम्युनिटी में खुसफुसा की बात करते थे। सेमिनार चालू होते ही इन दोनों ने रूम में बैठे हर एक इंसान को हिप्नोटाइज कर दिया और फिर दोनों एक साथ कहानियां सुनाने लगे। एक ऐसी कहानी बताता जो सुनने वाले के कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखती और दूसरा ऐसी कहानियां बताता जो सुनने वाले के सब कॉन्शियस माइंड को पेनिट्रेट करती। औरतों को सिड्यूस करने के लिए ये दो दुनिया के महान हिप्नोटिस्ट की एडवाइस थी कि आप अच्छा महसूस करने के एक्सपर्ट बन जाइए। स्टीव पी औरतों को सिंगल वोकल निर्देश में ऑर्गज्म के लिए ट्रेन करते थे और हिप्नोटाइजेशन के जरिए वो औरतों के ब्रेस्ट इनलार्जमेंट का दावा करते थे। रसपुटिन हिप्नोटिक सेक्सुअल इंजीनियरिंग में माहिर थे। उनका कहना था कि औरतों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि सेक्स एक प्रिविलेज है, और अगर आपको उन्हें ऐसा महसूस कराने से डर लगता है तो वो बताते थे कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। डर बस एक इमोशन है और इमोशंस सिर्फ वो एनर्जी हैं जो मोशन में हैं और आपके इस शरीर में आपके विचारों के कारण फंस गए हैं। अगर आपको डर भगाना है तो रसपुटिन का सुझाव था कि आप कम से कम 1 महीना ना नहाएं, ना ही शेव करें, और फिर उसके बाद एक ड्रेस पहनकर फुटबॉल गोली का हेलमेट लगाकर 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमिए। आप भूल जाएंगे कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन क्या होता है। सेमिनार के बाद जब स्टाइल रसपुटिन और स्टीव से मिले तो वो काफ़ी नर्वस थे और स्टीव ने उनका नर्वसनेस मिलते ही रिकॉग्नाइज कर लिया था और स्टाइल के ऊपर एक ऐसी ट्रिक आजमाई कि स्टाइल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। स्टाइल का कहना था कि अचानक से उन्हें बेहतर महसूस होने लगा था। उसी दिन स्टाइल की पर्सनैलिटी और डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस होकर स्टीव ने उन्हें अपने इनर सर्किल का इनविटेशन दिया और ये भी चेतावनी दी कि अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी ट्रिक्स किसी के हाथ लग गईं तो वो लड़कियों को बर्बाद कर देंगी। जब सीखने की बात आती थी तो स्टाइल सब करने के लिए रेडी थे। स्टाइल ने अपनी बुक में इस फेज़ को अपनी पिकअप आर्टिस्ट एजुकेशन का सबसे वियर्ड फेज़ बता रखा है। स्टीव और रसपुटिन ने स्टाइल को इस प्रकार ढाला कि उनके दिमाग में ये बात गढ़ जाए कि उनके साथ सेक्स किसी भी औरत के लिए एक प्रिविलेज की बात होगी। स्टाइल को वो दोनों अलग अलग मेटाफोरिकल कहानियाँ सुनाते और स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल रिएक्शंस देखने के लिए अलग अलग सॉन्ग्स सुनवाते। स्टाइल कभी कभी अपने आप को ऐसे ट्रांसेस में पाते कि उन्हें कई बीतते घंटों का पता भी नहीं चलता था। उन्होंने शमन्स के द्वारा सीखे गए कई इनर सर्किल मैजिक सिखाए। पहले वीक में उन दोनों ने स्टाइल को सोल गेजिंग में लेसन दिया। उन्होंने बताया कि जब तुम अपनी राइट आई से उसकी राइट आई में देख रहे होते हो और आप दोनों की ब्रीदिंग बराबर चल रही होती हैं तो मतलब आप उसके सोल को देख रहे हैं। ऐसा करने से सामने वाली औरत तुमसे और ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाएगी, क्योंकि अब उसके आप सोल फ्रेंड बन गए हैं। इसके अलावा भी स्टाइल ने बहुत सारे नए मेथड सीखे, जैसे कि सिर्फ वर्ड्स और टच से कैसे किसी औरत को पावरफुल ऑर्गज्म का आनंद दिलाएं। स्टाइल को ऐसा लग रहा था कि अचानक से उनका गेम एक नए लेवल में चला गया है,
जैसे कि कोई उन्हें सुपर पावर्स दे रहा हो। उस वक्त ना वो किसी दोस्त का कॉल उठाते थे, ना ही अपनी फैमिली का, और हर राइटिंग असाइनमेंट के लिए वो मना कर देते थे। एक दिन स्टीव ने स्टाइल को परमानेंट उनके अंडर में ट्रेनर की तरह ज्वाइन करने का मौका दिया, पर अफसोस स्टाइल को मना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि सिलेक्शन की दुनिया में बहुत सारे खुले दरवाजे हैं, और एक खुले दरवाजे के अंदर घुसना मतलब बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाना। 2 महीने खत्म होने ही वाले थे कि स्टाइल की मुलाकात डेविड एक्स से हुई। डेविड एक्स के बारे में स्टाइल का कहना है कि जब उन्होंने डेविड को देखा तो उन्हें लगा उस PUA आर्टिस्ट के सामने तो रॉस जेफरीज केल्विन केलिन के अंडरवियर मॉडल की तरह हैं, पर उसके रूल्स अलग थे। पहला था कि इससे फ़र्क पड़ता है कि वो क्या सोचती है। दूसरा था कि आप अपने रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हैं। डेविड ने डींगे हाँकते हुए ये भी बोला कि एक स्टाइल और मिस्ट्री की तरह लोग होते हैं जो मैजिक ट्रिक्स ही दिखाते रह जाते हैं, और दूसरे डेविड की तरह होते हैं जो तब तक दूसरे मौके के लिए वापस आ रहे होते हैं। जब तक डिनर खत्म हुआ, स्टाइल को ये रियलाइज़ हो गया था कि अब उन्हें और किसी टीचर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अब सफिशिएंट ओपनर्स, रूटीन्स, पावरफुल सेक्सुअल टेक्निक्स पता थी। बस अब फील्ड में जाके इन सब का यूज़ करने की देरी थी। घर जाते वक्त उन्होंने तय किया कि अगर अब वो किसी टीचर से मिलेंगे तो उनके स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि बराबर बनकर ही मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि अपने टारगेट को हम आइसोलेट कैसे करें। टारगेट को आइसोलेट कैसे करें। जब आपका टारगेट अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो तो आप उसे आइसोलेट कैसे करेंगे? क्या किसी को सबके सामने से पिकअप करना आसान है? इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्टाइल मियामी की वर्कशॉप में अपने टारगेट को आइसोलेट करने में सफल रहे और अपने स्टूडेंट्स से वाहवाही कैसे जीती। वर्कशॉप के बाद जब स्टूडेंट्स को स्टाइल और मिस्ट्री प्रैक्टिकल दिखाने के लिए एक अच्छे होटल लाउंज में बैठे हुए थे, तभी 2 लड़कियां आईं। उनके आते ही सबकी नज़र उनकी तरफ घूम गई। स्टाइल का कहना था कि वो दोनों लड़कियां एकदम परफेक्ट थीं, पर उनमें से उन्हें एक ज़्यादा पसंद आई। दोनों ने सेम आउटफिट पहन रखा था और उन्हें देख के समझ आ रहा था कि उन्हें स्टाइल और बाकी बैठे लोगों का अटेंशन बहुत अच्छा लग रहा था। सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स को याद करते हुए स्टाइल उन दोनों लड़कियों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो करना चाहते थे, पर उन्होंने अपनी नज़रों को उनसे दूर ही रखा। मिस्ट्री के वर्कशॉप स्टूडेंट्स ने तब तक ऑलरेडी ट्राई मार लिया था और दोनों बुरी तरीके से फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मिस्ट्री के एक भी रूल्स को फॉलो नहीं किया था। दोनों लड़कियां बार में एक आदमी के जो औरतों की तरह ड्रेस्ड अप था उसके बगल में आकर बैठ गईं और उससे बातें करने लगीं। अब स्टाइल अपना मूव दिखाते हुए बार की तरफ गए और लड़कियों को इग्नोर करते हुए उस आदमी से बात करने लगे। स्टाइल को उस आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आदमी तो सिर्फ उनके गेम का एक छोटा सा प्यादा था, जिसके कारण अब उन दोनों लड़कियों का अटेंशन स्टाइल की तरफ आ गया था। अगला मूव दिखाते हुए स्टाइल ने जो लड़की उन्हें नहीं पसंद थी उससे बात करना चालू किया। अपनी सारी टेक्निक्स और पैटर्न्स को फॉलो करते हुए स्टाइल आगे बढ़ रहे थे कि जो लड़की उन्हें चाहिए थी उसने भी उनसे बात करना चालू कर दिया। उसका नाम हेदर था। क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, स्टाइल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो सिर्फ हेदर से आगे की बात कर सकें, पर उनकी किस्मत अच्छी थी। कुछ देर में उन 2 लड़कियों के एक फ्रेंड ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था। अब इस फ्रेंड ने जब ड्रिंक्स ऑर्डर की तो स्टाइल को एक्नॉलेज नहीं किया, पर स्टाइल ने उसे इग्नोर किया और उसका ये रूड बिहेवियर अपने पैटर्न में यूज़ करने लगे। क्योंकि हेदर से स्टाइल ऑलरेडी बात कर चुके थे, तो हेदर को थोड़ा अपने दोस्त के इस बिहेवियर पर शर्मिंदगी महसूस हुई और इसी बात का स्टाइल ने मौका उठा लिया। स्टाइल ने उसे अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए साइड में ले लिया और फिर वही रूटीन्स और उसका नंबर स्टाइल की जेब में। काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हो रही थीं। दूर दूर से मिस्ट्री और स्टाइल से सीखने के लिए लोग आ रहे थे। स्टाइल अपना हर दिन क्लब या किसी पब्लिक गैदरिंग में ही बिता रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो एक लड़की को अपने मैजिक ट्रिक्स दिखा रहे थे कि एक सेलिब्रिटी ने उन्हें रूटीन में धावा बोल दिया था। लड़की का पूरा टेंशन उस सेलिब्रिटी की तरफ डाइवर्ट हो गया। स्टाइल को बुरा लगा कि दुनिया का महान PUA होने के बाद भी वो सेलिब्रिटी से नहीं जीत पा रहे थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इसी टाइम में ग्रिम्बल ने एक एलिमिडेट नाम के रियलिटी शो में हिस्सा लिया।
एलिमिनेट में ग्रम्बल को एक मॉडल का दिल जीतना था। उनके अगेंस्ट दो और कॉम्पिटिटर्स थे। इस शो के फिनाले के दिन सारे पीयूएज दिल थाम के बैठे हुए थे। ग्रम्बल के हाथों में उनकी इज्जत थी। आज प्रूव होने वाला था कि क्या वाकई ये पीयूएज आम लड़कों से कुछ अलग कर रहे हैं। काफी उम्मीदों के साथ स्टाइल ये शो देख रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि जहां सारे लड़के आगे झुककर बैठे हुए थे, वहीं ग्रिम्ले पीछे टेक लेकर बैठे हुए थे। जहां सारे लड़के उस मॉडल से ये बताते नहीं थक रहे थे कि वो अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, ग्रिम्बल ने सिर्फ ये बोला कि वो एक डिस्पोजेबल लाइटर रिपेयरमैन है। ग्रिम्बल फिनाले का पहला राउंड पार कर चुके थे। अगले राउंड में एक वेट्रेस ने मॉडल को एक शैंपेन की बोतल लाकर दी। ये बोतल ग्रिम्बल ने ही मंगवाई थी, खास मॉडल के लिए। वो मॉडल शॉक्ड थी क्योंकि ग्रिम्बल इससे पहले कुछ खास ट्राई नहीं कर रहे थे शो जीतने के लिए। देखते ही देखते उन्होंने दूसरा राउंड भी पार कर लिया। जब तीसरा राउंड चालू हुआ, वो भी डांस फ्लोर में, स्टाइल को पता चल गया था कि ग्रिम्बल की ही जीत होनी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्टाइल और ग्रिम्बल ने एक साथ सालसा डांस लेसन्स ले रखे थे। इसी कॉन्फिडेंस के चलते अब वो सेलिब्रिटीज़ को पछाड़ रहे थे। जब भी कोई उनके सेट में घुस जाता, वो तुरंत अलग मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगते। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हुआ जब स्टाइल की हेल्प करने उसका बिछड़ा दोस्त वापस आया। तो आत्मा स्टाइल को आज भी याद है कि वो पिकअप आर्टिस्ट बनने से पहले सिर्फ एक ही प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे सेक्स किए बिना नहीं मरना है। पर अब जब उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली थी, तो फिर स्टाइल अपने एक दोस्त की सेटल्ड लाइफ देखकर जेलस क्यों महसूस कर रहे थे। आइए जानते हैं हम इस एपिसोड में। एक दिन जब स्टाइल अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने गेट में डस्टिन को पाया। जी वही डस्टिन जो कॉलेज टाइम में लड़कियों को इम्प्रेस करने में एक्सपर्ट था। स्टाइल को आज भी याद है कि डस्टिन को कभी एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ता था किसी लड़की के साथ मेकआउट करने के लिए। स्टाइल के पास कभी डस्टिन के अंदाज समझने के लिए पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे, पर अब वो अपने इस नए नॉलेज के साथ डस्टिन के प्रोसेस को समझ सकते थे और उसका एक मॉडल बनाकर अपनी खुद की वर्कशॉप्स चालू कर सकते थे। ये सोचकर स्टाइल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर डस्टिन कोई खास खुश नहीं थे। जब स्टाइल ने डस्टिन को बताया कि वो एक महान पिकअप आर्टिस्ट बन गए हैं, डस्टिन ने सिर्फ इतना बोला कि मार्को ने बताया था मुझे, और फिर धीरे से उसने कहा कि मैं अब वो सब नहीं करता हूँ। स्टाइल को एक जोर का झटका लगा और फिर उनकी नज़र गई डस्टिन की टोपी पर। डस्टिन ने बताया कि वो अब जेरूसलम में एक रिलीजियस स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं और उन्होंने पिछले 8 महीनों से सेक्स नहीं किया है क्योंकि अलाउड नहीं है। स्टाइल को डस्टिन के शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब डस्टिन ने ये क्लियर कर दिया कि वो मास्टरबेट भी नहीं करते, स्टाइल सिर्फ उसका मुंह देखते रह गए। स्टाइल ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने ये सब छोड़ दिया। डस्टिन ने बताया कि कुछ समय तक तो उन्हें अच्छा लग रहा था कि जो लड़की वो चाहते, जो लड़की ना किसी अमीर या फेमस इंसान को नहीं मिली, वो भी उन्हें मिल जाती थी। पर कुछ दिन बाद पता नहीं क्यों, जब डस्टिन उन लड़कियों को घर लाता, उसका सेक्स करने का मन ही नहीं करता। वो थक चुका था, वो सिर्फ बातें करना चाहता था और जिस भी लड़की को वो घर लाता उससे वो रात भर बैठकर गहरी बातें करने लगा। डस्टिन को एहसास हुआ कि औरतों को भगवान का दर्जा देने लग गया था, लेकिन भगवान असली नहीं थे, इसलिए निकल गया वो असली भगवान की खोज में। डस्टिन ने स्टाइल को बताया कि वो उसके घर उससे अपने पुराने असिस्टेंट्स के लिए माफ़ी मांगने आया है। उसे अफसोस था कि उसने ऐसी लाइफस्टाइल और ऐसे बिहेवियर को प्रमोट किया और स्टाइल को भी अपनी संगत में गलत चीज़ें करने के लिए बोला। उसने नील की आत्मा को करप्ट करने की कोशिश की। डस्टिन अब वो डस्टिन नहीं था जो कॉलेज में था। मिस्ट्री का ब्रेकडाउन। मिस्ट्री के अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिशिया से संबंध बिगड़ते ही जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में अब बिल्कुल भी नहीं थे और इतने मशहूर पिकअप आर्टिस्ट को ये सिचुएशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि स्टाइल के मेंटोर स्टाइल के टीचर को रिहैब में दाखिला लेना पड़ा। एक दिन वर्कशॉप के बाद मिस्ट्री और स्टाइल जब एक क्लब गए तो उनकी मुलाकात हुई दो सुंदर लड़कियों यानी कैरोलिन एंड कार्ली से।
कैरोलिन स्टाइल को कोई खास आईओआई नहीं दे रही थी, पर जब मिस्ट्री ने अपने इस छोटे ग्रुप को दूसरे रेस्टोरेंट में खाने का प्रपोजल दिया तो सब मान गए। खाने के बाद ये सब कार्ली के घर गए। स्टाइल और मिस्ट्री अपने पिकअप रूटीन्स और मूव्स आगे बढ़ाते रहे। बॉयफ्रेंड होने के कारण कार्ली पहले मिस्ट्री के साथ हिचकिचा रही थी, पर बाद में मान गई। और दूसरे रूम में जब स्टाइल ने थर्ड बेस से आगे बात बढ़ाई तो कैरोलिन ने उसे ये बोलकर रोक दिया कि हम अभी ही तो मिले हैं। स्टाइल ने उसे कन्विंस करने के लिए कोई नया रूटीन या पैटर्न नहीं यूज़ किया। उन्हें पता था कि वो कैरोलिन से दोबारा मिलने वाले हैं। वो एक दूसरे के साथ जब मेकआउट कर रहे थे तो स्टाइल को समझ आया कि कैरोलिन वर्ड से ज़्यादा टच के ज़रिए कम्युनिकेट करती थी, और यही कारण था कि क्लब में वो स्टाइल को कोई आईओआई नहीं दे रही थी। कैरोलिन 19 साल की थी और उसने 2 साल से सेक्स नहीं किया था। उसके घर में उसका एक छोटा सा बेबी भी था और वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसे एक लापरवाह माँ के रूप में देखे। वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहती थी। नेक्स्ट डे जब स्टाइल और कैरोलिन सोकर उठे तो दोनों ने साथ ही ब्रेकफास्ट किया, और ऐसा स्टाइल ने कभी नहीं किया था। स्टाइल को एहसास हुआ कि पिकअप करियर स्टार्ट करने के बाद उन्हें पहली बार किसी लड़की के साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस हुआ था। उनका ऐसा कोई ख़ास लड़कियों का टाइप नहीं था, मगर 19 साल की लड़की उनकी लिस्ट में शायद आखिरी नंबर में थी। एक दिन ये 4 की गैंग जगलर और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट करने गए थे। जब जगलर ने बताया कि वो सिडक्शन बिजनेस से बाहर निकल रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड के सेटल होने का डिसाइड किया है, मिस्ट्री और स्टाइल को जोरों का झटका लगा। स्टाइल के लिए ये एक पीयूए के बारे में नई इन्फॉर्मेशन इस वक्त बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। स्टाइल और मिस्ट्री अक्सर कैरोलिन और कार्ली से मिलते रहते थे, पर एक दिन कार्ली कैरोलिन के साथ नहीं आई थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। मिस्ट्री का मुंह लटक गया था। उसका सिर्फ एक ही सवाल था, इतना महान पिकअप आर्टिस्ट होने के बाद भी उसके पास कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। उस हफ्ते स्टाइल को कैरोलिन ने अपने परिवार से मिलाया। जब कैरोलिन ने अपने बेबी को स्टाइल की गोद में दिया तो स्टाइल को याद आया कि यही कारण था कि वो इस गेम में आना चाहते थे। किसी बच्चे को ठीक ऐसे ही गोद में पकड़ के वो सोचना चाहता था कि उसकी माँ स्टाइल से आखिर क्या उम्मीदें रखती है। ऐसा नहीं था कि स्टाइल को कमिटमेंट से डर लगता था। उन्हें डर अपने पार्टनर से बर्तन धोने जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ने से लगता था। उन्हें उसके प्रति सारे डिज़ायर्स खो देने से डर लगता था। उन्हें अपनी आज़ादी छिन जाने के कारण किसी को कोसने का डर लगता था। वो किसी भी प्रकार की कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, ना तो पीयूए करियर के लिए, ना ही पीयूए टैटू के लिए। पर उन्हें पता था कि मिस्ट्री तैयार हैं। पर एक दिन जब उन्होंने मिस्ट्री का दर्दनाक ईमेल पढ़ा, वो कैरोलिन के साथ मिस्ट्री के घर पहुंच गए। मिस्ट्री ने बताया कि वो न्यूयॉर्क की सारी वर्कशॉप्स कैंसिल कर रहे हैं। स्टाइल नाराज़ हो गए। मिस्ट्री मानने को ही तैयार नहीं थे। वो अपने डिसीजन में अड़े हुए थे। स्टाइल का राइटर बनने के पीछे एक मुख्य कारण ये था कि उन्हें पूरा काम अकेले ही करना रहता था। उनका कहना था कि राइटर के करियर में उसकी सक्सेस और फेलियर्स सिर्फ उस पर ही डिपेंडेंट होती हैं। स्टाइल को कोलैबोरेशंस कभी भी पसंद नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग जो चालू करते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं करते हैं। और मिस्ट्री ने जब ऐसा किया तब उन्हें एक बार रिग्रेट हुआ। गुस्सा होकर उस दिन स्टाइल कैरोलिन के घर तो चले गए, पर उन्हें दुख था कि जो कैरोलिन उन्हें बेहद पसंद थी वो ऐसे टाइम में बहुत ही यूजलेस लग रही थी। टाइम के साथ कैरोलिन के बंद घर में स्टाइल को जेल जैसा लगने लगा, और उन्हें समझ आ गया था कि वो कैरोलिन के ऊपर भी एक बोझ बनते जा रहे हैं। कैरोलिन अपने बच्चे में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। पिकअप के प्राइमरी रूल्स में से एक ये भी था कि कोई लड़की जितनी आसानी से तुम्हारे प्यार में पड़ती है वो उतनी ही आसानी से तुमसे प्यार करना छोड़ देती है। स्टाइल का कहना था कि पिकअप के दौरान ऐसा हर रात होता था। जो लड़की रात को उनके साथ पैशनेटली मेकआउट कर रही होती थी, 2 मिनट बाद ही किसी बड़ी हस्ती के लिए भूल जाती थी कि ऐसा कुछ हुआ भी था। स्टाइल का कहना था कि हमें हमेशा से यही बताया गया कि प्यार फॉरएवर रहता है, पर प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी है जो अपने मन से आती है और चली भी जाती है। कभी ये एनर्जी पूरी लाइफ रहती है और कभी सिर्फ 1 सेकंड या 1 दिन या 1 महीने या फिर 1 साल। स्टाइल का कहना था कि प्यार में गिरने से कभी भी डरना नहीं चाहिए,
और सरप्राइज्ड भी नहीं होना चाहिए जब प्यार छोड़ देता है आपको। बस खुश रहिए कि आपको एक ऐसी सुंदर चीज़ का एक्सपीरियंस भी लेने को मिला। कैरोलिन के साथ उनका सफ़र छोटा था पर वो खुश थे। एक दिन जब उन्होंने सिडक्शन न्यूज़ ग्रुप चेक किया तो मिस्ट्री का एक पोस्ट देखा। मिस्ट्री ने लिखा था, अब से मैं यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं डालूंगा। सारी यादों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी को गुड लक। स्टाइल ने देखा कि मिस्ट्री की वेबसाइट भी हट गई थी। 1 घंटे बाद पापा नाम के एक PUA स्टूडेंट का कॉल आया। वो डरा हुआ था। वो एक अच्छा PUA तो बन गया था पर वो अपनी लॉ की पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। उसने स्टाइल को बताया कि उसे ठीक मिस्ट्री की तरह लग रहा है। उसने कहा कि लड़कियों को लाइफस्टाइल और सक्सेस अट्रैक्टिव लगती है। अगर वो एक अच्छा लॉयर बन गया तो ये सब चीज़ें कितनी आसान हो सकती हैं। मिस्ट्री का डिप्रेशन सिर्फ उसे नहीं बल्कि बाकी सबको भी अफेक्ट कर रहा था। स्टाइल फौरन मिस्ट्री के घर पहुंचे। मिस्ट्री बेहाल पड़े हुए थे और उन्होंने स्टाइल से बोला कि उनको पूरी लाइफ पॉइंटलेस लग रही है। मिस्ट्री का सर और बदन दुखना बंद नहीं कर रहा था। बिना स्लीपिंग पिल्स के वो रात को अकेले खुद के साथ नहीं रह सकते थे। मिस्ट्री बार बार बस यही बोले जा रहे थे कि उन्हें जिंदा रहने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। जब आपका टीचर आपसे ऐसी बातें करे तो स्वाभाविक है कि आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी। जब स्टाइल की नज़र टेबल पर रखी स्लीपिंग पिल्स पर गई, उन्होंने तुरंत डॉक्टर को और मिस्ट्री की माँ और बहन को फ़ोन लगाया, जो आते के साथ ही उस मशहूर और कभी कॉन्फिडेंस से चमकते हुए PUA को घसीटते हुए हॉस्पिटल ले गए। मिस्ट्री के इस इंसिडेंट के बाद जब हम सबको होश आया कि हम इस गेम में कुछ ज़्यादा ही घुस गए थे और हमने सिडक्शन को एक हॉबी का दर्जा देने का सोचा, लेकिन स्टीव और रस्पुटिन ने मुझे हिप्नोटाइज का एक कॉन्सेप्ट समझाया था और वो था फ्रैक्शनेशन, जिसके हिसाब से अगर कोई हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति को उसके ट्रांस से बाहर लाकर वापस अंदर डाल दे तो ट्रांस और गहरा और पावरफुल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही सिडक्शन के साथ भी था। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि स्टाइल ने मिस्ट्री के ब्रेकडाउन से कैसे कूप किया। तो बने रहिए कुको FM की इस खास पेशकश के साथ, स्टाइल का जलवा। मिस्ट्री के ब्रेकडाउन के बाद आपको लग रहा होगा कि स्टाइल ने अपना गेम बंद कर दिया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मिस्ट्री के ब्रेकडाउन ने स्टाइल को किस तरह से अफेक्ट किया। स्टाइल, जो कि एक इंट्रोवर्ट थे, अकेले जाने के कारण उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अब स्टाइल हर एक दिन पिकअप चुनते थे, कभी किसी कोरोटीन के साथ और कभी किसी जापानीज के साथ। एक बार तो उन्हें खुद ही एक वेट्रेस ने अप्रोच किया। जब एक बार उनकी मुलाकात एक वर्जिन से हुई तब स्टाइल को समझ आया कि कभी कभी एक PUA आर्टिस्ट को मना भी करना पड़ता है। और एक ऐसी फनी लड़की भी मिली जिसने स्टाइल को बताया कि वो अपने बाल कैंसर पेशेंट्स के लिए 2 तांते करती है। स्टाइल को लगा वो अपने प्राइवेट एरिया के बालों की बात कर रही है, पर ऐसा नहीं था। स्टाइल पिकअप्स में इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि उन्हें कभी कभी यकीन नहीं होता था कि पहले जो लड़कियां उन्हें चैलेंज की तरह लगती थीं, वो अब उनके लिए एक प्लेजर का मीडियम हो गई थी। अगर अब एक बार उन्हें किसी लड़की का नंबर मिल जाता था तो उनके लिए उसके साथ सेक्स करना या डेट में जाना आसान हो जाता था। अब उन्हें अट्रैक्शन की प्रोसेस और लड़कियों के सिग्नल्स सबकी नॉलेज हो गई थी। अब उन्हें पता था कि कब बात स्टार्ट करनी है और कब बात बंद करनी है। उन्हें पता था कि कब फोर्स करना है और कब दूरी बनानी है, कब चढ़ाना है और कब स्ट्रेट फेस रखना है, कब किस करना है और कब ये बोलना है कि हम काफ़ी फास्ट जा रहे हैं। कैसा भी कभी भी जो भी चैलेंज लड़की स्टाइल की तरफ फेंकती थी, स्टाइल उसका सही से रिस्पॉन्ड देते। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो मिस्ट्री बन चुके हैं। यहाँ तक कि सिडक्शन न्यूज़ ग्रुप में भी स्टाइल के काफ़ी चर्चे शुरू हो गए थे। एक थंडर कैट नाम के PUA ने बेस्ट PUAs की लिस्ट निकाली और इसमें कोई शंका नहीं है कि स्टाइल का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। थंडर कैट का कहना था कि स्टाइल गेम में बेस्ट प्लेयर थे। थंडर कैट ने स्टाइल की तारीफ में इविल और मैनिपुलेटिव बास्टर्ड भी कहा। उसके हिसाब से स्टाइल की पिकअप प्रोसेस परफेक्ट थी और अगर वो कभी लड़का और लड़की दोनों के लिए पिकअप करने निकल जाएं तो आप सोचिए कि क्या होगा। जब स्टाइल क्रोशिया पहुंचे तब उन्हें समझ आया कि सब कुछ बदल गया है। अब वो लड़कियों से मिलने के गेम में नहीं थे, बल्कि लड़कों को सिखाने और उन्हें सही डायरेक्शन में लीड करने के रोल में थे। चाहे उनका टीचर बनने का मन कभी भी नहीं था, पर अब वो बन गए थे।
जब भी वो किसी लड़की से बात करते तो पूरे रूम में शांति छा जाती। लड़के कान लगा के और सांसें थाम के सुन रहे होते कि स्टाइल क्या बोलने वाले हैं, और फिर उनके एक एक शब्द को वो अपनी डायरी में नोट डाउन करते। अब स्टाइल के पैटर्न रॉस जेफरीज और अपने पिकअप सेट्स में यूज़ कर रहे थे। वो स्टाइल को मेल करके उनसे नई टेक्निक्स के बारे में पूछते और उन्हें फिर वो अपने सेमिनार्स में स्टूडेंट्स को बताते। स्टाइल को पिकअप कम्युनिटी में किंग ऑफ अननेचुरल्स का दर्जा दिया गया था। पूरी दुनिया में स्टाइल के जोक्स और उनके कमबैक्स, उनकी लाइंस और उनके वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा था। लेकिन इन सब के कारण अब लोगों की स्टाइल से उम्मीदें भी बढ़ चुकी थी। स्टाइल पहले मिस्ट्री के विंगमैन, रॉस के डिसिप्लिन और स्टीव पी के हिप्नोटिक सब्जेक्ट की तरह जाने जाते थे, पर अब उन्हें हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता था। जब भी वो किसी क्लब में अगर किसी लड़कियों के ग्रुप में जाके बात नहीं करते थे या सबसे हॉट लड़की के साथ मेकआउट नहीं कर लेते थे, लोग उन्हें फ्रॉड PUA कहने लगते थे। और गजब की बात थी कि ये प्रेशर सिर्फ पब्लिक की तरफ से नहीं आ रहा होता था, बल्कि उनकी खुद से एक्सपेक्टेशन से भी आता था। स्टाइल को पता था कि काफ़ी तरीक़ों से उनका माइंडसेट बदल चुका है, पर उन्हें PUA काफ़ी एथिकल लगता था। वो किसी भी लड़की को झूठ बोलकर नहीं पिकअप करते थे। वो उसे अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर बताते थे और उसके भी साफ जानते थे। उसे वो ये भी बताते थे कि वो उस वक्त कितनी लड़कियों को डेट कर रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें पता चला कि लड़कियां सिर्फ रिलेशनशिप नहीं चाहती हैं। इनफैक्ट एक लड़की की फिजिकल नीड्स एक लड़के से भी ज़्यादा होती है। बस फ़र्क ये होता है कि लड़की को कंफर्टेबल होने में समय लगता है। इस गेम का हर स्टेप सिर्फ यही ध्यान रखते हुए किया जाता था। स्टाइल की अपनी पहली इन्वेंट की गई टेक्निक थी कॉल पुश पुल। इस टेक्निक के हिसाब से आप लड़की को हिंट्स दीजिए, फिर थोड़े पीछे हट जाइए। इससे उसका ध्यान आपकी तरफ बना रहेगा और बहुत जल्दी आप हुक पॉइंट में पहुंच जाएंगे। आप उसे अपने घर ले जाने का प्रपोजल ऐसे दें कि आप उसे कुछ दिखाना चाहते हैं, कोई बुक या कोई वेबसाइट वगैरह। जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचें तो फास्ट टाइम कॉन्स्ट्रेंट टेक्निक का यूज़ करें और उसे एक टाइम दे दें, ये बोलकर कि वो सिर्फ 5 ही मिनट रुक सकती है, क्योंकि आपको कल कहीं जाना है और आज जल्दी सोना है। उसे बुक दिखाने के बाद जब आप उसके थोड़ा नज़दीक रहें और चीज़ें आगे पढ़ने लगें, और अगर वो अचानक से मना कर दे तो तुरंत आप रुक जाएं और उससे डिस्टेंस बना लें। लाइट्स ऑन कर दें और उसे बताएं कि हाँ, वो सही बोल रही है। इस टेक्निक को लास्ट मिनट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब वो खुद ही आपको मनाने की कोशिश करेगी। स्टाइल को एक दिन एक टाइलर डर्डन नाम के नए PUA के बारे में पता चला। वो एक नए मिशन में काम कर रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट मेहेम। उसका डायरेक्टिव ये थी कि आप जब भी किसी लड़की को देखें उसे ओपनर से नहीं बल्कि किसी हल्की चीज़ से मारकर उससे बात करना आगे बढ़ाएं। स्टाइल को ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों और क्या है, पर सिडक्शन कम्युनिटी में इस नई टेक्निक का अच्छी तरह से वेलकम हुआ। टाइलर की ये टेक्निक लोगों को काफ़ी इंजॉयबल लग रही थी। पिकअप आर्टिस्ट बढ़ने के कारण हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंटरेस्टिंग और फनी पोस्ट सिडक्शन कम्युनिटी में आती ही रहती थी, और ऐसे में किसी को नहीं पता था कि स्टाइल थंडर कैट की लिस्ट में कब तक टॉप में बने रहेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्टाइल ने पिकअप कम्युनिटी को दुनिया में एक दर्जा दिया। तो ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रहे, वो जल्दी वापस आ गए थे, और जब वो वापस आए तो अपने फुल फॉर्म में आए। उनकी एक 1-on-1 वर्कशॉप ऑलरेडी टाइलर डर्डन के साथ फिक्स हो रखी थी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मिस्ट्री कैसे अपने PUA बिजनेस को आगे बढ़ाए और स्टाइल ने ऐसा क्या किया कि उन्हें लगा कि सिडक्शन कम्युनिटी अब उनसे नाराज़ हो जाएगी। मिस्ट्री ने स्टाइल को बताया कि वो बहुत ही इमोशनल जर्नी से बाहर निकले हैं। टाइम्स में पिकअप कम्युनिटी। मिस्ट्री ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रहे, वो जल्दी वापस आ गए थे, और जब वो वापस आए तो अपने फुल फॉर्म में आए। उनकी एक 1-on-1 वर्कशॉप ऑलरेडी टाइलर डर्डन के साथ फिक्स हो रखी थी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मिस्ट्री कैसे अपने PUA बिजनेस को आगे बढ़ाए और स्टाइल ने ऐसा क्या किया कि उन्हें लगा कि सिडक्शन कम्युनिटी अब उनसे नाराज़ हो जाएगी। मिस्ट्री ने स्टाइल को बताया कि वो बहुत ही इमोशनल जर्नी से बाहर निकले हैं और उन्होंने उस समय के बारे में बहुत सोचा। वो डिप्रेस्ड तभी महसूस करते हैं जब वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया है और इसके बारे में उन्होंने अपने साइकोलॉजिस्ट से बात भी की थी।
उस नई स्कीम का नाम प्रोजेक्ट हॉलीवुड बताया गया। तब पहली बार स्टाइल ने प्रोजेक्ट हॉलीवुड का नाम सुना, पर उन्होंने सोचा था कि ये भी बाकी स्कीम्स की तरह ही फ्लॉप हो जाएगी। जब मिस्ट्री ने स्टाइल को ज्वाइन करने का प्रपोजल दिया तो स्टाइल ने मिस्ट्री को बताया कि वो ऑलरेडी एक अच्छा दर्जा पा लिए हैं सिडेक्शन कम्युनिटी में। मिस्ट्री तब भी चाहते थे कि स्टाइल उनके साथ 3 महीने की अलग अलग शहरों में वर्कशॉप अटेंड करें, लेकिन स्टाइल के पास टाइम नहीं था। वो पिकअप आर्टिस्ट के पहले एक लेखक भी थे और अब उन्हें लिखने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि अब वो इस गेम में खिलाड़ी हो चुके थे। तो वो इन दोनों कामों में एक बैलेंस बनाना चाहते थे। ये पिकअप्स उनके दिमाग से खिलवाड़ करने लगा था। लड़कियों का अटेंशन पाने के लिए वो इतने बेताब हो गए कि वो केवल पिकअप सेट्स के लिए और खाना खाने के लिए ही बाहर जाते थे। मिस्ट्री के साथ न जाने दूसरा ये कारण था कि वो अब उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करते थे। वो अक्सर लड़कियों को बताते थे कि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे अर्न करना पड़ता है, और मिस्ट्री को उनका ट्रस्ट दोबारा अर्न करना पड़ेगा। स्टाइल ने विंगमैन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, पर मिस्टर को 2 नए विंगमैन ढूंढने में बहुत टाइम नहीं लगा। टाइलर और पापा मान गए उसे सारे देशों में कंपनी देने के लिए, पर मिस्ट्री टाइलर से बहुत संतुष्ट नहीं था। हर दूसरे दिन वो कॉल करके टाइलर की शिकायतें करता था। मिस्ट्री ने अपने टूर से वापस लौटते ही स्टाइल को कॉल किया और बताया कि मिस्ट्री के पिताजी को लंग कैंसर है। स्टाइल को लगा कि मिस्ट्री दुखी होंगे, पर वो हंस रहे थे, और स्टाइल को ऐसी चीज सुनकर हंसना तो बिल्कुल नहीं आता था। पर मिस्ट्री की अपने पिता से नहीं बनती थी। उसके पिता उसे और उसकी माँ को मारते थे और बहुत ही झगड़ालू किस्म के थे। कभी कभी उनका गुस्सा मिस्ट्री के चेहरे पर भी झलकता था। जब मिस्ट्री अपने शहर में पिकअप्स कर रहे थे, उनके विंगमैन उन्हें बिना बताए अपनी वर्कशॉप लेने यूरोप निकल गए थे। स्टार्टिंग में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वही सिखाया जो उन्होंने मिस्ट्री से सीखा था, पर कुछ दिन के बाद अपने मेथड्स भी लाने लगे। और यही लोग थे जिन्होंने एमओ जीन को जन्म दिया। अमोघ का फुल फॉर्म अल्फा मेल ऑफ द ग्रुप है। हर क्लब में अमोघ ठीक कांटों की तरह हर बॉयफ्रेंड के बगल में बैठे हुए थे, इंतजार करते कि कब वो अपना रूटीन चालू करे। सिडक्शन कम्युनिटी में पीयूएज डेंजरस जोन में बढ़ते चले जा रहे थे। अब वो बॉयफ्रेंड से उनकी बंदियां चुराने में एक पल भी नहीं डर रहे थे। मिस्ट्री को जब पता चला तो वो भड़क गए। उनका गुस्सा एमोजिंग या उनकी वर्कशॉप स्टार्ट करने में नहीं था। उनके विंगमैन टाइलर और पापा ने मिलकर एक वेबसाइट बना ली थी, और एक राइवल कंपनी भी, जहां मिस्ट्री के क्लासरूम सेमिनार्स का नाम सोशल डायनेमिक्स था। वहीं उसके विंगमैन ने अपनी इनफील्ड वर्कशॉप्स का नाम रियल सोशल डायनेमिक्स रख दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वर्कशॉप के चार्जेस, टाइमिंग्स, सेशंस भी सेम रखे। टाइलर और पापा का कहना था कि मिस्ट्री ने उन्हें परमिशन दे रखी थी, पर मिस्ट्री ने क्लेम किया कि वो दोनों ने मिस्ट्री की क्लाइंट लिस्ट उससे बिना पूछे ही यूज कर ली। टाइलर और पापा की इस सक्सेस से ये पता चला कि अब कोई भी पीयूए की वर्कशॉप्स खोल सकता है, और दूसरा कि लड़के ऐसी वर्कशॉप्स को अटेंड करने के लिए कितने भी पैसे लगाने को तैयार थे। पर इस धोखे के बाद भी मिस्ट्री उन दोनों को अपने घर में रहने नहीं देता था, ये बोलकर कि अपने दोस्त करीब और अपने दुश्मन और ज़्यादा करीब रखने चाहिए। स्टाइल को इस कम्युनिटी में 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया था, और अब वो अपनी स्टोरी को रिवील करना चाहता था। कैसे तैसे करके 2 महीने में उसने अपनी स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश कराई। वो काफ़ी डरे हुए थे कि सिलेक्शन कम्युनिटी कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाए कि उन्होंने सबका खुलासा कर दिया है, पर हुआ कुछ उल्टा ही। सब बहुत खुश हुए कि चलो किसी ने पीयूए कम्युनिटी को असली दुनिया में एक दर्जा दिलवाया, उसकी पहचान सामने लाई। स्टाइल की बुक्स की सेल को देखते ही देखते बढ़ गई, और लोगों ने उनके लिए काफ़ी सारे पोस्ट भी न्यूज़ ग्रुप में डाले। हाँ, कुछ लोग थे जिन्हें स्टाइल के लिखने की टोन नहीं पसंद आई, पर ऐसे लोग ना के बराबर थे। लड़कियों ने अलग ही तरीके से रिएक्ट किया। जब स्टाइल उन्हें ये बता देते थे कि वो पिकअप आर्टिस्ट हैं, वो तब भी लड़कियां उनको डेट करना चाहती थीं। वो स्टाइल पर और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थीं। सबसे अलग चीज़ को स्टाइल के साथ हुई वो ये थी कि एक फ़ोन कॉल। रोलिंग स्टोन्स की एडिटर ने स्टाइल को कॉल में बताया कि टॉम क्रूज अपनी कवर स्टोरी स्टाइल से करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसा था टॉम क्रूज का इंटरव्यू। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश के साथ, टॉम क्रूज के साथ इंटरव्यू।
टॉम क्रूज को देखते ही स्टाइल के मन में सबसे पहला वर्ड आया अमोघ, AMOG। टॉम क्रूज ठीक उसी प्रकार स्टाइल से हाथ मिलाए जैसे कोई अमोघ मिलाता है। स्टाइल का कहना था कि टॉम के अंदर फिजिकली और मेंटली डोमिनेंट रहने की नेचुरल कैपेबिलिटी है। मिस्ट्री के बताए हुए 6 करेक्टरिस्टिक्स का जीता जागता एग्जाम्पल थे टॉम। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या टॉम क्रूज ने स्टाइल को सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए ही बुलाया था। जब स्टाइल ने टॉम से पूछा कि उन्होंने उसे क्यों चूज किया, तो टॉम ने बताया कि उनको स्टाइल का पिकअप कम्युनिटी के ऊपर लिखा गया आर्टिकल बेहद पसंद आया। पर जैसे जैसे बातें आगे बढ़ीं तो स्टाइल को समझ आया कि टॉम उन्हें ये बताने के लिए बुलाए थे कि ये सब सही नहीं है। डस्टिन का लेक्चर सुनने के बाद और अब ये सुनने के बाद स्टाइल बस यही सोचने में पड़ गए कि ऐसा क्या गलत कर रहे थे वो। लड़कियों से मिलने में क्या बुराई थी? हम पृथ्वी में इसीलिए ही तो आए थे। ऐसा कौन कहता है कि बाइक सीखने के लेसन्स ले सकते हैं पर लड़कियों से इंटरेक्शन सीखने के नहीं? और ये भी सच था कि स्टाइल किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे थे और न ही वो किसी से झूठ बोल रहे थे। वो केवल सिड्यूस्ड होना चाहते थे और उनका मानना था कि सभी सिड्यूस्ड होना चाहते हैं क्योंकि ये हमें अच्छा महसूस कराता है। इंटरव्यू खत्म होने से पहले टॉम ने स्टाइल से ये भी बोला कि उस आर्टिकल में अधिकतर बातें सिर्फ सिचुएशंस और लोगों को मैनिपुलेट करने के बारे में हैं। अगर यही सब एफर्ट्स लोग किसी अच्छे काम में करें तो हमें अंदाज़ा भी नहीं कि लोग कितने आगे बढ़ सकते हैं। स्टाइल को उस दिन एक अमोघ ने अमोघ कर दिया था। बाद में जब स्टाइल अपनी बर्थडे के दिन टॉम की बातें सोच रहे थे तभी उनके दिमाग में प्रोजेक्ट हॉलीवुड आया। सर्जिंग सिर्फ एक प्रोसेस थी जिसे PUAs अपना गोल बना बैठे थे, पर असली गोल तो लाइफस्टाइल था। सर्जिंग लूजर्स के लिए होती है, पर सही लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज होती है जिसे डिस्कस नहीं किया जाता बल्कि पहना जाता है। लाइफस्टाइल लड़कियों से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि अपनी बेकार घिसी पिटी बोरिंग लाइफ को छोड़ो और मेरी एक्साइटिंग दुनिया जहां तुम्हें इंटरेस्टिंग लोग और नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे उसमें आ जाओ। अब टाइम था कि वो इस ब्रदरहुड को नेक्स्ट लेवल में ले जाएं और ऐसी लाइफस्टाइल डिज़ाइन करें कि लड़कियां खुद चलकर उनके पास आएं। स्टाइल ने मिस्ट्री और पापा से बात करके डीन मार्टिन का पुराना आलीशान घर खरीदा और उसे नाम दिया प्रोजेक्ट हॉलीवुड। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है प्रोजेक्ट हॉलीवुड। प्रोजेक्ट हॉलीवुड की शुरुआत, जो अब तक सिर्फ एक सपना था, अब वो साक्षात आलीशान बंगले के रूप में खड़ा हो गया था। इस एपिसोड में हम जानेंगे प्रोजेक्ट हॉलीवुड के शुरुआती दिन कैसे थे और डुअल इंडक्शन मैसेज क्या है। प्रोजेक्ट हॉलीवुड में पहली रात स्टाइल और उनके 3 दोस्त मिस्ट्री, पापा और हर्बल आधी रात को जकूजी में बैठकर अपने बंगले में लगे पाम ट्रीज के नज़ारे के आनंद ले रहे थे। मिस्ट्री ने जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार गाना तेज तेज रात के आसमान को सुना रहा था। पापा बता रहा था कि वो इस घर को कैसे लिस्ट हॉलीवुड पार्टीज के लिए यूज करेगा और हर्बल सबको ड्रिंक्स बनाकर दे रहा था। हर्बल एक नया 22 साल का PUA था। उसने इतनी छोटी उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया था। इन 4 में से एक राइटर थे, एक गैम्बलर, एक मजिशियन और एक बिजनेसमैन। मिस्ट्री का कहना था कि इन 4 का कॉम्बिनेशन किसी रियलिटी ड्रामा शो से कम नहीं था। उस वक्त उन चारों को वैलिडेशन देने के लिए एक भी लड़की मौजूद नहीं थी। स्टाइल को खुशी थी कि उन सब ने ये कर दिखाया। कुछ दिन बाद एक 5वां रूममेट प्ले बॉय भी आया। प्ले बॉय एक पार्टी प्रमोटर था और उसके रेंट के बदले उसे रियल सोशल डायनेमिक्स में पापा की हेल्प करने के लिए रखा गया था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस जॉब के लिए वो अपनी पुरानी जॉब छोड़कर आया था। एक PUA जेनियस हाल ही में बंगले के बैकयार्ड में टेंट में शिफ्ट हुआ था। वो वहां रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हाउस पार्टीज और सोशल इवेंट्स के लिए सबके रोज फिक्स कर दिए गए थे। पापा को सोशल एक्टिविटीज का चार्ज दिया गया और हर्बल को फाइनेंसेस देखने का। घर के रूल्स बनाए गए। किसी भी अनअप्रूव्ड गेस्ट को 1 महीने से ज्यादा रुकना मना था। लिविंग रूम में सेमिनार ऑर्गेनाइज कराने वाले को घर के फंड में 10% और देना होगा और दूसरे की लाई हुई लड़की को अप्रोच नहीं करना है। पर रूल्स बनाते टाइम किसी को थोड़ा नहीं पता होता कि सारे रूल्स किसी दिन टूट जाएंगे। जब प्ले बॉय ने पहली हाउस पार्टी रखी तो लगभग 500 लोग आए थे। इस पार्टी ने सिडक्शन कम्युनिटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया और प्रोजेक्ट हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हर्बल के पुराने घर में कुछ PUA ने
प्रोजेक्ट ऑस्टिन चालू किया और एक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट पर्थ चालू किया। स्टाइल और मिस्ट्री ने जिन 4 स्टूडेंट्स को सिडनी में ट्रेन किया था, उन्होंने एक बीच अपार्टमेंट रेंट में लेकर प्रोजेक्ट सिडनी चालू किया। प्रोजेक्ट हॉलीवुड में रहते हुए एक ही महीना हुआ था कि स्टाइल को अपनी सेक्सुअल रियलिटी के बारे में और भी पता चला। एक दिन हर्बल ने स्टाइल को स्लीप डाइट के बारे में बताया। हर्बल की आदत थी इंटरनेट में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की। स्लीप डाइट के हिसाब से आप 8 घंटे की बजाय हर 4 घंटे में 20 मिनट की नैप लेकर अपनी डेली की नींद पूरी कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा जागा तो नहीं जा रहा था, पर तब भी स्टाइल और हर्बल ने इंटरनेट में पढ़े सारे रूल्स को फॉलो किया। हर्बल के हिसाब से वो दोनों 10 दिन में फुली ट्रेंड हो जाएंगे। हर्बल ने यह भी बताया कि अगर एक भी नैप मिस हुई या 20 मिनट से ज़्यादा हुई तो पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे का इंथुजियाज्म बढ़ा कर रखते थे। ज़्यादा देर तक जगे रहने के लिए वो दोनों अपनी डेट्स को भी घर में इनवाइट करते थे। उस वक्त स्टाइल 10 अलग अलग लड़कियों को डेट कर रहे थे। ये सारे रिलेशनशिप्स को PUA की टर्मिनोलॉजी में मल्टीपल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यानी MLTR कहते हैं। स्टाइल किसी से झूठ नहीं बोल रहे थे। सबको सबके बारे में पता था और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय एक के। उसका नाम था ही। स्लीप डाइट का चौथा दिन चल रहा था और आज ही को आना था। नींद पूरी न होने के कारण स्टाइल एयर हर्बल का मैच्योरिटी और मैनर्स दोनों से नाता टूट गया था। जब ही आई तो स्टाइल उसे हर्बल के रूम ले गए, जमीन में बैठाया और फिर वीडियो गेम खेलने लगे। पर घंटी दोबारा बजी और इस बार एक और MLTR इजाबेल दरवाजे में खड़ी थी। उसको इनवाइट नहीं किया गया था। स्टाइल ने, पर इजाबेल सोचने लगी कि क्यों ना एक बार उससे मिल ले। स्टाइल उसके ऊपर थोड़ा नाराज हुए पर उसे वापस नहीं भेजा। जब उसके साथ स्टाइल रूम में आए और ही ने उससे पूछा कि तुम कैसे जानती हो स्टाइल को। स्टाइल सीधे मिस्ट्री के रूम में सलाह लेने के लिए भागे। उन्होंने अपनी सिचुएशन और ही की कंडीशंस बताई। मिस्ट्री ने उन्हें स्टीव P के द्वारा बताई गई ड्यूअल इंडक्शन मैसेज टेक्निक के बारे में याद दिलाया। इस टेक्निक में जब दो लोग आपको एग्जैक्ट सेम मूवमेंट और डायरेक्शन में मैसेज दे रहे होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड ये सारे मूवमेंट्स प्रोसेस नहीं कर पाता है। आप भूल जाते हैं कि आपके ऊपर सिर्फ 4 हाथ हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके ऊपर हजारों हाथ हैं। स्टाइल ने इस टेक्निक के बारे में ही और इजाबेल को बताया। स्टाइल का इंथुजियाज्म देखकर वो दोनों मैसेज के लिए मान गईं। जैसा कि स्टाइल का एम था, ये मैसेज 3 सम में बदल गई। स्टाइल का 3 सम का ये पहला एक्सपीरियंस था, पर आखिरी नहीं। अब वो अक्सर 2 MLTR को डुअल इंडक्शन मैसेज के बारे में बताते थे। वो रिक H की ये सलाह कभी नहीं भूलते थे कि ये एक्सपीरियंस मेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के प्लेजर का होना चाहिए, ना कि तुम्हारे अपने लिए। ये सिलसिला लंबा चला, पर स्लीप डाइट का नहीं। एक दिन ऐसा आया कि खुली आंख में भी स्टाइल और हर्बल सपने देखने लगे थे। सपने और रियलिटी में कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा था। दोनों एक दूसरे को जगा कर रखने के लिए एक दूसरे को झाड़ू के साथ दौड़ाते थे, पर अब उनसे नहीं हो पा रहा था और एक दिन दोनों गहरी नींद में सो गए। पर स्टाइल स्लीप डाइट में फेल होने के कारण दुखी नहीं हुए, क्योंकि प्रोजेक्ट हॉलीवुड ऑलरेडी एक सक्सेस बन गया था और स्टाइल इस डुअल इंडक्शन मैसेज के कारण थंडर कैट की बेस्ट PUA लिस्ट निकलने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यकीन था कि उनका नाम सबसे ऊपर ही होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट हॉलीवुड में कैसे हुई लड़ाई और ड्रामे की शुरुआत कैसे हुई और स्टाइल मॉगिंग क्या है। सालों से सिडक्शन कम्युनिटी में रहने के बावजूद आज भी कभी भी स्टाइल के अंदर का AFC बाहर निकलने की धमकी देता है। उन्हें हर वक्त डराता है कि अब तक उन्होंने जो भी सीखा वो सब गलत है और काम नहीं करेगा, खासकर जब वो किसी बहुत खूबसूरत लड़की को देख लेते हैं। पर अपने डर को अंदर करके स्टाइल हमेशा पिकअप सेट की तरफ बढ़ जाते थे, पर मेंटली रेडी होने के बाद भी वो एक बार फिजिकली रेडी नहीं थे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हुआ जब स्टाइल एक पॉर्न स्टार को पिकअप के लिए गए और साथ ही साथ प्रोजेक्ट हॉलीवुड में चल रहे ड्रामे के बारे में भी। एक पिकअप सेट में जब उन्होंने एक पॉर्न स्टार को अप्रोच किया और वो उन्हें बाथरूम में ले गई तो पता नहीं क्यों उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी। ये एक PUA के लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात थी और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ क्या हो गया।
पर बाहर का कोई मसला स्टाइल घर लाते इससे पहले उन्हें घर का मसला सुलझाना पड़ गया। प्रोजेक्ट हॉलीवुड में मिस्ट्री और पापा के बीच में बहस छिड़ गई थी। जब स्टाइल पापा के कमरे में उससे बहस का कारण पूछने गए तो फर्नीचर्स की जगह सिर्फ स्लीपिंग बैग्स देखकर हैरान रह गए। पापा प्रोजेक्ट हॉलीवुड का सबसे पहला रूल तोड़ रहा था। मिस्ट्री का कहना था कि अगर कोई उनके बंगले की रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो उसे उसके पैसे भरने पड़ेंगे। पापा को ऐसा लग रहा था कि मिस्ट्री उन्हें अभी भी अपने स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। उस बहस के बाद से मिस्ट्री को अवॉइड करने के लिए पापा और उनके स्टूडेंट्स हमेशा बैकडोर से ही प्रोजेक्ट हॉलीवुड में एंटर करते थे। कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट हॉलीवुड में पहली एनुअल पिकअप आर्टिस्ट समिट हुई। पूरी दुनिया भर से PUAs आए थे और उन्हें देखने और उनसे कुछ सीखने के लिए AFCs। पूरा रूम नीडी और डिस्परेट लोगों से खचाखच भरा हुआ था। स्टाइल के मिनी वर्जन्स भी मौजूद थे कमरे में, जो उनसे बार बार फोटो लेने के लिए पोज करने को बोल रहे थे। स्टाइल ने प्रेजेंटेशन के लिए अपनी 5 डेट्स को लाए और फिर अपने रूटीन परफॉर्म किए, जिसके लिए उन्हें ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। कुछ देर बाद जब वो टाइलर, पापा और उनके स्टूडेंट्स के साथ में बैठे तो उन्होंने एक नया वर्ड सुना, स्टाइल मॉकिंग। पापा अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि टाइलर ने स्टाइल के सारे एक्शंस को साइंस के फॉर्म में समझने का ट्राई किया है और वो सारी टेक्निक्स का नाम स्टाइल मॉकिंग रख रहे थे। टाइलर ने बताया कि स्टाइल हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वो सिचुएशन को कंट्रोल में रखें और सारा फोकस सिर्फ उनमें ही बना रहे। और स्टाइल अक्सर क्यूरियोसिटी का यूज़ करके सामने वाले के सोशल वैल्यू को कम कर देते हैं, जिससे उनकी अथॉरिटी बढ़ जाती है और सामने वाले उनके वैलिडेशन के लिए तरसते हैं। स्टाइल को खुश होना चाहिए या दुखी ये तो नहीं पता, पर स्टाइल टेंशन में ज़रूर आ गए थे, क्योंकि जब भी टाइलर स्टाइल मॉगिंग के पोस्ट सिलेक्शन न्यूज़ ग्रुप में डालते, वो उन चीज़ों के बारे में नहीं लिखते थे जो स्टाइल ने कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद सीखी थी, बल्कि वो स्टाइल के बारे में लिखते थे। टाइलर स्टाइल की पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर उन्हें अलग अलग नाम दे रहे थे और उन्हें रूटीन्स में टर्न कर रहे थे। जब भी स्टाइल बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते तो पापा, टाइलर और उनके स्टूडेंट्स अक्सर वहां दूसरी टेबल पर बैठकर स्टाइल के हर मूव को ऑब्जर्व करते, जैसे उन्हें कोई असाइनमेंट मिला हो। वो स्टाइल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते थे, वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स का मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो लोग स्टाइल के साथ कभी भी फ्रेंड्स की तरह हैंग आउट नहीं करते थे। वो सिर्फ स्टाइल को दूर से ऑब्जर्व करते, उनकी हर बात सुनते और फिर नोट्स बनाते थे। स्टाइल इस बिहेवियर से बहुत सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि आखिर पूरे घर में कोई भी इंसान पूरी तरीके से इंसान जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। पर तब उन्हें पहली बार लगा कि उन्हें अब वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि सोशल रोबोट्स किन्हें कहते हैं और सोशल रोबोट हैं। इतने सारे मेथड्स और टेक्निक्स होने के बाद भी, यहाँ तक कि लाइफस्टाइल में चेंजेस होने के बाद भी, अभी भी कुछ लोग थे जो फील्ड में तो जाते और नंबर भी ले आते, पर कभी गर्लफ्रेंड्स नहीं बना पाते थे। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं? इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कुछ लोगों को लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। स्टाइल ने ऐसे लोगों को सोशल रोबोट्स का नाम दिया था। स्टाइल का कहना था कि जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, आपको हमेशा लगेगा कि इनमें कुछ मिसिंग है। ये लोग आपको पूरी तरीके से इंसान नहीं लगेंगे। ऐसे वो लोग होते हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी का हिस्सा अपने टीनेज ईयर्स या अर्ली 20s में ज्वाइन किया था, क्योंकि इनके पास असली वर्ल्ड का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होता है और इन्होंने सोशलाइज करना सिर्फ इंटरनेट के रूल्स और थ्योरीज ही पढ़कर सीखा होता है। ऐसे लोग कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते और इसका डाउनफॉल ये भी है कि इनके हर पिकअप सेट में लड़की पहचान जाती है कि इनकी लाइफ या इनकी पर्सनैलिटी में कुछ खास नहीं है। पिकअप लाइफस्टाइल जितना PUAs को देती है उतना ही उनसे लेती भी है। आप सिर्फ वन डायमेंशनल व्यक्ति ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि आप एक सोशल रोबोट होते हैं तो आप भी बाकी लोगों के एक्शंस और मूव्स को उसी नज़रिए से जज करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि ठीक आपकी तरह बाकी सारे लोग भी सोशल रोबोट्स हैं। ये पहचानने के लिए कि आप सोशल रोबोट हैं या नहीं, आप अपने आप से ये 5 सवाल करें। पहला, जब आपके रूटीन्स और पैटर्न्स ख़त्म हो जाते हैं तब क्या आप पैनिक करने लगते हैं? दूसरा, क्या आप हर दूसरे आदमी को जो लड़की से बात कर रहा होता है उसे अपने पिकअप सेट के जरिए डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं? तीसरा, किसी बिजनेस मीटिंग या हॉस्पिटल में
अगर आप किसी लड़की को देखते हैं तो आपसे सर्च किए बिना नहीं रहा जाता। चौथा, कि आपको अब पिकअप के अलावा जैसे कि बुक्स, मूवीज़, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल में कोई वैल्यू नहीं दिखती। क्या ये सब आपको पॉइंटलेस लगता है? और पांचवा, क्या आपकी सेल्फ एस्टीम लड़कियों के रिएक्शंस पर डिपेंड करती है? तो अगर आपके आंसर्स हाँ में हैं तो आप सोशल रोबोट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, स्टाइल ने बताया कि किसी भी लड़की को पिकअप करने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके पास आपकी लाइफ में पिकअप से बेहतर कोई काम हो। कुछ लोग ये गेम सीखने के लिए अपनी लाइफ में सब छोड़ देते हैं, स्कूल, अपना काम, सब कुछ। स्टाइल का कहना है कि लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो आपको पूरा करती हैं और सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलें। अगर आप खुद कुछ बन जाएंगे तो लड़कियां आपके पास खुद आएंगी, और जो मेथड्स और टेक्निक्स आप सिडक्शन कम्युनिटी से सीखेंगे ये आपको उनके साथ आगे डील करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट हॉलीवुड कैसे बर्बाद था। दी एंड। घर में तो सब पिकअप आर्टिस्ट ही थे, लेकिन माइंडसेट अलग होने के कारण लड़ाइयाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। जहां एक तरफ पापा के स्टूडेंट्स ने पापा के रूम पर कब्जा कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ मिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने आधे घर पर इतनी लड़ाइयों के बाद भी सब घर में टिके हुए थे, सिवाय एक दिन जब एक लड़की ने सब तबाह कर दिया। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि स्टाइल ऐसी लड़ाइयों के ड्रामे से दूर रहने के लिए अपने आप को कहाँ बिजी रखते थे और कैसे एक लड़की ने प्रोजेक्ट हॉलीवुड का दी एंड कर दिया। एक दिन स्टाइल को एक मैगजीन से कॉल आया। वो चाहते थे कि स्टाइल कोर्टनी लव का इंटरव्यू लें। घर में हो रहे ड्रामे से छुटकारा पाने के लिए स्टाइल ने तुरंत हाँ कर दिया। पर जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो उन्हें पता चला कि ये इंसान भी उनके घर में चल रहे ड्रामे की तरह ही उलझी हुई है। कोर्टनी कुछ लीगल केसेस में फंसी हुई थी और उनकी रोमांस लाइफ भी काफ़ी बदतर चल रही थी। पर बातों ही बातों में इंटरव्यू ख़त्म होते होते वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। ऐसा नहीं था कि स्टाइल को कोर्टनी की तरफ से एक भी आईओआई नहीं मिले थे, पर पीओएस के भी कुछ उसूल होते हैं। उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ था और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ था कि पिकअप कम्युनिटी का हिस्सा बनने से उन्हें इस फील्ड में भी बहुत एडवांटेजेस मिल रहे थे। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में और क्या पूछना है, ये सोचने के तरीके में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। कुछ ही दिन बीते थे कि स्टाइल को ब्रिटनी स्पीयर्स का इंटरव्यू लेने का ऑफर आया। जब वो ब्रिटनी से मिलने गए तो उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिटनी इंटरव्यू के सवालों में एक भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो सिर्फ कुछ ही वर्ड्स में आंसर दे रही थी। स्टाइल समझ गए थे कि पहले ब्रिटनी को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाना होगा। उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि ये हर दूसरे इंटरव्यू की तरह बोरिंग नहीं है। इसके लिए स्टाइल ने उन्हें सर्च किया, फिर कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाई। कुछ ही मिनट बीते थे कि ब्रिटनी का पूरा ध्यान अब स्टाइल की तरफ आ गया था और फिर स्टाइल ने दोबारा इंटरव्यू चालू किया। इस बार ब्रिटनी ने सारे क्वेश्चंस को आंसर अच्छी तरह से दिया। बाद में स्टाइल को घर के मेंबर्स ने ब्रिटनी को कॉल करने के लिए एनकरेज किया, पर स्टाइल ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि वो ब्रिटनी स्पीयर्स थी और किसी भी पीयूए की सेल्फ एस्टीम 1.5 साल में बस इतनी ही ग्रो कर पाती है। इसी बीच प्रोजेक्ट हॉलीवुड में एक नई लड़की आई। उसका नाम कात्या था। लॉस एंजलिस की वर्कशॉप के बाद जब मिस्ट्री अपने स्टूडेंट को गेम का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, ये लड़की उन्हें वही मिली थी। कात्या के आने से घर की वाइब्स बदल गई थी। सब चेयरफुल मूड में रहने लगे थे। कात्या घर के माहौल में अच्छे से ढल गई थी। कभी वो पापा के साथ वर्कशॉप अटेंड करने जाती तो कभी वो हर्बल को आईलाइनर लगा रही होती, कभी वो किचन साफ कर रही होती तो कभी वो जेनियस के साथ शॉपिंग में जाती। भले ही उसका घर में रहने का मोटिव काफ़ी अनक्लियर था, उसकी जल्दी दोस्त बनाने की एबिलिटी को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। पर जो भी था, उसके घर में होने से घर में अच्छा लगने लगा था। उसके आने से मिस्ट्री भी खुश रहता था। पैट्रिशिया के बाद से मिस्ट्री ने किसी को भी सीरियसली डेट नहीं किया था और अब वो कात्या की तारीफें करते थकता नहीं था। कात्या ने भी स्टाइल को एक बार बताया कि उसे मिस्ट्री से प्यार हो गया है। स्टाइल ये जानकर काफ़ी खुश हुआ क्योंकि मिस्ट्री के दिल में भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स थी। एक दिन कात्या और मिस्ट्री ने अनाउंस किया कि वो शादी कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद कात्या ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मिस्ट्री बहुत खुश थे, पर कुछ ही दिन बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। उसने प्रेग्नेंट स्ट्रिप की जगह ओवुलेशन स्ट्रिप का यूज़ कर लिया था। मिस्ट्री इस बात से काफ़ी अपसेट हो गए थे।
और उसके बाद उन दोनों के बीच किसी न किसी चीज के लिए अनबन बनी ही रहती थी। मिस्ट्री कहते थे कि उनको एक पैसिव लड़की चाहिए और एक कात्या कहती थी कि उसे एक एक्टिव आदमी चाहिए। घर के बाकी मेंबर्स कात्या की पॉजिटिव वाइब्स के आदी हो चुके थे और अब इन दोनों की लड़ाई के कारण सब दुखी रहते थे। स्टाइल का कहना था कि मिस्ट्री पिकअप्स में चाहे जितना भी मास्टर था, पर रिलेशनशिप के मामले में वो अब भी अनाड़ी था। उसके पास इतनी चेयरफुल लड़की थी, लेकिन वो उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं समझ रहा था। कुछ दिन में मिस्ट्री और कात्या की बातें बिल्कुल बंद हो गई और कात्या हर्बल की गर्लफ्रेंड बन गई। मिस्ट्री को ये बिल्कुल नहीं पसंद आया और ये प्रोजेक्ट हॉलीवुड के रूल्स के भी अगेंस्ट था, पर रूल्स तो टूटने ही थे और हर्बल भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब मिस्ट्री को गुस्सा आया तो उसने घर में तोड़ फोड़ कर दी। ये बात किसी को पसंद नहीं आई और तब बात छिड़ी कि घर में या हर्बल रहेगा या मिस्ट्री। मिस्ट्री ने हर्बल की गर्लफ्रेंड कात्या को भी घर में आने से मना कर दिया था। सबने डिसीजन स्टाइल के ऊपर छोड़ दिया। स्टाइल हमेशा मिस्ट्री को डिफेंड कर रहे थे, पर कहीं न कहीं पापा ने स्टाइल को यह इशारा दे दिया था कि स्टाइल हमेशा मिस्ट्री का सपोर्ट सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि मिस्ट्री ने ही स्टाइल को इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाया है। अगर मिस्ट्री ना होता तो स्टाइल आज ऐसे बिल्कुल भी नहीं बन पाते। ये ज़रूरी था कि वो अपना डिसीजन बिना मिस्ट्री को अपने फ्रेंड जैसा समझ कर करें। स्टाइल ने डिसीजन ये लिया कि अगर मिस्ट्री ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और ऐसा जल्दी ही हुआ। जब मिस्ट्री घर छोड़कर जा रहे थे तब स्टाइल और मिस्ट्री की आंखें भरी हुई थी, लेकिन किसी ने कुछ ज्यादा नहीं बोला। एक दिन ऐसा भी आया जब हर्बल भी प्रोजेक्ट हॉलीवुड छोड़कर चले गए और तब स्टाइल को रियलाइज हुआ कि ये जहां उन्होंने 2 खुशहाल साल गुजारे थे वो प्रोजेक्ट हॉलीवुड अब सेम नहीं रहा। कुछ भी नहीं बचा था स्टाइल के लिए उस घर में, और वो दिन आ ही गया जब उन्होंने भी अपने इस छोटे से आशियाने को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि स्टाइल का मन परिवर्तन का मेन कारण। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सालों की मेहनत के बाद एक PUA जो सिडक्शन कम्युनिटी में इतना एक्टिव था, उसने ऐसे कैसे अचानक से सब छोड़ देने का डिसीजन ले लिया। स्टाइल ने एरिक वेबर का नाम बहुत बार सुना था, पर कभी मिले नहीं थे। एरिक की प्रेजेंस पिकअप कम्युनिटी के ऊपर ठीक भगवान की तरह थी, जिनका जिक्र कम्युनिटी में अक्सर होता रहता था, पर कोई उनसे कभी मिला नहीं था। एरिक वेबर पहले मॉडर्न PUA थे, जिन्होंने 1970 में एक बुक लिखी थी, हाउ टू पिकअप गर्ल्स। स्टाइल उनसे मिलने के लिए एक छोटे से प्रोडक्शन स्टूडियो में गए थे। उन्हें देखते ही स्टाइल के मन में ख्याल आया कि वो बिल्कुल भी पीकॉकिंग थ्योरी का यूज़ नहीं कर रहे थे। वो अपने 50s में थे। वो सिंपल शर्ट और प्लेन ब्लैक पैंट्स पहने हुए थे। स्टाइल के पास उनसे पूछने के लिए सवालों का भंडार था। जब स्टाइल ने उनसे सिडक्शन कम्युनिटी के ऊपर राय मांगी तो उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी कम्युनिटी पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। वो कभी एक औरत को टाइम पास के लिए पाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो तो सच्चे प्यार की तलाश में थे। वो सिडक्शन में बहुत पैशनेटली इंटरेस्टेड नहीं थे। उनकी लाइफ में उन्हें और भी बहुत सारी ज़रूरी काम करने थे। स्टाइल ने बताया कि एरिक का मन इन सब चीज़ों से तब हटा जब उनकी शादी हो गई। उनका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि पिकअप्स उनके एग्जिस्टेंशियल डिलेमा का सहारा कभी नहीं बन पाएंगे। एग्जिस्टेंशियल डिलेमा से उनका मतलब था कि जो इंसानों के अंदर हमेशा से एक डर रहता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, कि हमारे अंदर इतनी वैल्यूज़ नहीं हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि बाकी सब भी इसी डर को महसूस करते हैं, तब आपका ये डिलेमा कुछ हद तक कम हो जाता है और किसी का ये डर जानने के लिए आपको गहराई में उस इंसान के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। पिकअप्स के साथ ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, पर वाइफ के साथ ऐसा पॉसिबल था। जो लोग इस डर से नहीं भाग पाते वो और ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप्स करना पसंद करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एरिक ने अपनी वाइफ के बारे में बताया, जिन्हें उन्होंने 38 साल पहले पिकअप किया था। एक दिन जब वो एक बार में बैठकर अपनी बुक की रिसर्च में लगे हुए थे कि एक लड़की उनके बगल से निकली। एरिक ने तुरंत ओपनर से शुरुआत की और एरिक को लगा कि वो गुस्सा होगी, पर वो मुड़कर बात करने लगी और तब से वो हमेशा सिर्फ उसी से बात करते हैं। और फिर शादी के बाद जब उनकी 2 लड़कियां हुईं तो उन्हें अपने पिकअप छोड़ने के डिसीजन में और भी खुशी मिली। पर एरिक हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो तो एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठकर लंच कर रहे थे और अचानक से उनकी नज़र बाहर रोड पर जाती हुई एक लड़की पर पड़ी। उनके दोस्त उस लड़की से बात करने गए
और 1 हफ्ते के बाद उसने उन्हें आकर बताया कि वो वर्जिन है। क्योंकि उस समय एरिक काफ़ी शाय किस्म के व्यक्ति हुआ करते थे, इसलिए वो काफ़ी इम्प्रेस थे कि कैसे एक स्ट्रेंजर की इतनी पर्सनल बात उनके दोस्त ने इतनी जल्दी पूछ ली। और तभी उन्होंने अपनी बुक लिखना शुरू किया। स्टाइल को ये मुलाकात कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर पाई। उन्हें एक पुश मिल गया था कि इससे भी बेहतर लाइफ हो सकती है। ये बुक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मानी जाती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये बुक हमें इंसानों के दिमाग के एक हिस्से के बारे में क्लियर आइडिया देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।